हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ सीए इंटर, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का रिवीजन शुरू करने जा रहे हैं, वो है हमारा टीडीएस और टीसीएस का। ठीक है, तो इससे पहले हमने कैपिटल गेन्स रिवाइज कर लिया, पीजीबीपी कर लिया, सैलरी कर लिया, हाउस प्रॉपर्टी कर लिया, रेजिडेंशियल स्टेटस कर लिया। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो हमने रिवाइज कर ही लिए हैं। ये एक लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग रिवाइज कर लेंगे। इसके बाद हमारे कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं बचेंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स बचेंगे 3-4 पेज वाले। वो भी मैं अगले कुछ दिनों में आप लोगों का अपलोड करके खत्म कर दूंगा। ठीक है, डोंट वरी। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। टीडीएस एंड टीसीएस का रिवीजन, जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो 2 भाग में बटा हुआ है। पहले आपको टीडीएस के बारे में बात करना है और फिर एंड में हम लोग टीसीएस के बारे में बात करेंगे। टीसीएस एक छोटा पोर्शन है, टीडीएस एक बड़ा पोर्शन है। ठीक है, सबसे पहले टीडीएस काटते समय आपको ये याद रखना होता है कि अगर सामने वाला रेजिडेंट है, अगर सामने वाला मतलब मैं डिडक्टर हूं आप डिडक्टी हो, मैं पेयर हूं आप पेई हो, अगर सामने वाला रेजिडेंट है और अगर इनवॉइस में जीएसटी का ब्रेकअप अलग से देता है तो फिर आपको जीएसटी के ऊपर टीडीएस नहीं काटना है। तो जीएसटी पोर्शन पे आप टीडीएस नहीं काटोगे, ये चीज दिमाग में रखना। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो सामने वाला अगर रेजिडेंट है और अगर इनवॉइस में जीएसटी का ब्रेकअप अलग से देता है तो आपको जीएसटी पे टीडीएस काटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वाला प्रोविजन क्या है, 206AA। सामने वाला जो पेई है, सामने वाला जो बंदा है जिसका आप टीडीएस काटने वाले हो, मैं पेयर हूं आप पेई हो, मैं डिडक्टर हूं आप डिडक्टी हो, तो मैं आपका टीडीएस काटूंगा तो मैं आपसे आपका पैन नंबर मांगूंगा, पैन नंबर। अगर आप पैन नहीं दोगे तो फिर मैं जो नॉर्मल रेट है उसको 20% से कंपेयर करूंगा, विचएवर इज हायर उस पे टीडीएस काटूंगा। तो मैं फिर नॉर्मल रेट को कंपेयर करूंगा 20% से, विचएवर इज हायर उस पे टीडीएस मुझे काटना पड़ेगा अगर सामने वाला पैन नहीं देगा तो। सर आधार देगा तो चलेगा, आजकल पैन आधार दोनों चल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन पैन और आधार फिर लिंक होना चाहिए। लिंक होगा तो दोनों चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। अच्छा, अगर सामने वाला अगर 194O या 194Q ये 2 सेक्शन में टीडीएस काट रहा है तो फिर उस केस में अगर सामने वाला पैन नहीं देता है तो आपको 20% नहीं बल्कि सिर्फ 5% काटना है। उसमें से 194O आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन 194Q आपके सिलेबस में है, तो बस ये एक ही सेक्शन याद रखना। ये एक सेक्शन में अगर सामने वाला पैन नहीं देता है तो 20% नहीं, आप सिर्फ 5% काटोगे। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ टीडीएस काटते समय आपको क्या सरचार्ज और सेस भी इंक्लूड करना है। नाउ ये बहुत ही दिमाग से बहुत अच्छे से एक ही बार पढ़ के इसको खत्म करने का, हर सेक्शन में इसके बारे में नहीं सोचने का। ठीक है, बहुत अच्छे से सुन लो। अगर आप रेजिडेंट को सैलरी के अलावा कोई भी पेमेंट कर रहे हो, अगर रेजिडेंट को सैलरी के अलावा कोई भी पेमेंट कर रहे हो तो आपको सरचार्ज और सेस उसमें इंक्लूड नहीं करना है। जैसे रेजिडेंट को इंटरेस्ट दे रहे हो, रेजिडेंट को सैलरी को छोड़कर से रेंट दे रहे हो, रेजिडेंट को प्रोफेशनल फीस दे रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट दे रहे हो, आपको टीडीएस नहीं काटना है अगर रेजिडेंट को अदर देन सैलरी कुछ भी दोगे तो। अच्छा, अगर रेजिडेंट को सैलरी दोगे तो सरचार्ज आ सकता है अगर लिमिट क्रॉस होती है, इनकम सरचार्ज की लिमिट क्रॉस करती है, और सेस तो हमेशा आएगा। ठीक है, रेजिडेंट के केस में, सैलरी के केस में सेस तो हमेशा इंक्लूड करना पड़ेगा। सिमिलरली नॉन रेजिडेंट को कुछ भी पेमेंट करते हो, कोई भी सैलरी या अदर देन सैलरी कुछ भी पेमेंट करते हो तो सरचार्ज तो हमेशा आएगा और सेस भी आ सकता है। सरचार्ज आएगा अगर एप्लीकेबल है और सेस हमेशा एप्लीकेबल होगा। सरचार्ज हमेशा याद रखना दोनों के केस में, इफ अगर एप्लीकेबल है, लिमिट क्रॉस होती है तो आपको ऐसे याद रखना है, रेजिडेंट को सैलरी छोड़कर कोई भी पेमेंट करोगे तो आपको सरचार्ज सेस नहीं इंक्लूड करना है, बाकी सबके केस में आपको सरचार्ज सेस इंक्लूड करना पड़ेगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने सेक्शन वाइज डिस्कशन पे। सेक्शन वाइज डिस्कशन मतलब अलग अलग सेक्शन में आप टीडीएस काटते हो। तो सबसे पहला सेक्शन 192 में आप किस पे टीडीएस काटोगे, सैलरी पे टीडीएस काटोगे। कौन काटेगा, एनी पर्सन कौन होगा, एम्प्लॉयर होगा। किसका टीडीएस काटेंगे, डिडक्टी का। डिडक्टी कौन है, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट दोनों हो सकता है, एम्प्लॉय रेजिडेंट भी हो सकता है, एम्प्लॉय नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। कब टीडीएस काटेंगे, पेमेंट पे टीडीएस काटेंगे, पेमेंट पे, क्रेडिट पे नहीं करता है। जनरली टीडीएस क्रेडिट और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर पे करता है, बट यहां पर टीडीएस पेमेंट पे करता है, क्रेडिट पे नहीं करता है। ये चीज दिमाग में रखना। क्या रेट पर काटोगे, स्लैब रेट पर काटोगे। स्लैब रेट, सामने वाले का जो स्लैब रेट है उस हिसाब से। सामने वाला अगर 50 लाख से ज्यादा कमाता है तो सरचार्ज भी इंक्लूड करना पड़ेगा। सेस तो हमेशा आता ही है सैलरी के केस में, आपको पता है, अभी अभी अपन ने ऊपर देखा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब नीचे बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स है, एक एक करके मैं आपको सारे एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप, डोंट वरी अबाउट इट। इस चैप्टर के अंदर बहुत कंटेंट है, छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत सारे इस चैप्टर के अंदर, मैं सब एक्सप्लेन करूंगा आपको एक एक करके। बहुत सारी चीजें इस चैप्टर में याद भी रखनी होती है तो आप प्लीज उसको याद रखने की कोशिश करो। जैसे डिडक्टर कौन है, डिडक्टी कौन है, कभी काटना है टीडीएस, रेट क्या है, ये सारी चीजें तो देखो आपको याद ही रखना पड़ेगा। अब
इनकम फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉयर में बी कंसिडर्ड, यस ऑप्शनल है। अगर मैं एम्प्लॉयर हूं, आप मेरे एम्प्लॉय हो, पिछले 6 महीने आप कहीं और काम करते थे, वहां भी आपने सैलरी कमाया था, तो क्या उस पर भी मुझे टीडीएस काटना मेरी जिम्मेदारी है? देखो ऑप्शनल है मेरे ऊपर, मे बी कंसिडर्ड, मे बी, मैंडेटरी नहीं है। मैं चाहूं तो काट सकता हूं, मैं नहीं चाहूंगा तो मैं नहीं काटूंगा, मेरी मर्जी, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। क्या रिलीफ अंडर 81 को देना जरूरी है? यस, रिलीफ अंडर 81 मुझे देना पड़ेगा। अगर आप सामने वाला हो, अगर आप मुझे कुछ आप सैलरी 89 का रिलीफ कब मिलता है? जब आपको पिछले साल का अरियर्स ऑफ सैलरी मिलता है। तो अरियर्स ऑफ सैलरी अगर मिलेगा तो क्या मुझे रिलीफ देना पड़ेगा? यस, रिलीफ देना पड़ेगा 89 का, ठीक है। तीसरा, आप अगर मल्टीपल सोर्स से इनकम कमा रहे हो, सैलरी के साथ एचपीवी कमा रहे हो, पीजीपीपी भी कमा रहे हो, तो क्या सब पे मेरे को टीडीएस काटना है? मे बी कंसिडर्ड, मैं काट सकता हूं, नहीं भी काट सकता हूं, मेरी मर्जी, ऑप्शनल है, ये भी मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, अगर एसएससी का लॉस है तो क्या मुझे लॉस का भी डिडक्शन उसको देना पड़ेगा? हाउस प्रॉपर्टी लॉस का डिडक्शन देना मैंडेटरी है, बाकी सबका लॉस का डिडक्शन देना मैंडेटरी नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी लॉस का डिडक्शन देना मुझे मैंडेटरी है अगर सामने वाला मुझे प्रूफ देता है हाउस प्रॉपर्टी लॉस का। एम्प्लॉय अगर हाउस प्रॉपर्टी लॉस का कैसे प्रूफ देगा? बैंक से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लेके आएगा और बताएगा इतना इंटरेस्ट मैंने बैंक में पे किया, इसकी वजह से मुझे हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हो रहा है, तो फिर वो उसका मुझे क्या देना पड़ेगा? उसका मुझे प्रूफ, उसका मुझे डिडक्शन देना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट, कभी कभी क्या होता है, मैं एम्प्लॉयर हूं, आप मेरे एम्प्लॉय हो, और मैंने आपको कुछ नॉन मॉनिटरी परक्विजिट दे दिया। नॉन मॉनिटरी परक्विजिट मतलब घर दे दिया, गाड़ी दे दिया, और उसका टैक्स भी मैंने ही भर दिया। तो उसका टैक्स अगर मैं भर दूंगा तो फिर आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, और फिर वो आपके हाथ में परक्विजिट भी क्या हो जाता है? एग्जेम्प्ट हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा एम्प्लॉयर आपको बहुत सारी चीजों का डिडक्शन दे सकता है। एचआरए का एग्जेम्पशन देगा, एचआरए के एग्जेम्पशन के साथ साथ चैप्टर 6 के डिडक्शन देगा, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस का डिडक्शन देगा। लेकिन ये सब चीज एम्प्लॉयर कब दे सकता है? अगर एम्प्लॉय प्रूफ देगा तो। अगर एम्प्लॉय प्रूफ देगा तो ही अलाउड है, अदरवाइज ये सब चीज अलाउड नहीं है, नहीं है, नहीं है। नेक्स्ट वन, सर एम्प्लॉयर टीडीएस कौन से रेजिम के हिसाब से काटेगा? न्यू रेजिम के ओल्ड रेजिम? देखो बाय डिफॉल्ट एम्प्लॉयर टीडीएस न्यू रेजिम के हिसाब से ही काटेगा। अगर एम्प्लॉय को ओल्ड रेजिम में जाना है तो एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर को बोलना पड़ेगा, ऑप्ट आउट करना पड़ेगा न्यू रेजिम से। ओल्ड रेजिम में जाना चाहता है ये बोलना पड़ेगा, अगर वो बोलेगा तो ही फिर वो ओल्ड रेजिम के हिसाब से काटेगा, नहीं तो बाय डिफॉल्ट एम्प्लॉयर तो आपका न्यू रेजिम के हिसाब से टीडीएस काट के आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट 2 पॉइंट है यहां पर, एक अमेंडमेंट है और एक छोटा सा पॉइंट है। क्या सैलरी जो पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को सैलरी देती है उस पर भी टीडीएस आएगा यहां पर? नहीं नहीं, उस पर टीडीएस यहां पर नहीं आता है। उसके लिए एक नया सेक्शन बनाया है सरकार ने 194T, जो 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल होगा, आगे जाकर आने वाला इसी चैप्टर के अंदर। तो एम्प्लॉयर जो अपने एम्प्लॉय को सैलरी देता है वो आता है, पार्टनरशिप फर्म जो पार्टनर को रेम्यूनरेशन देता है वो सैलरी में कवर्ड ही नहीं है, वो तो पीजीपीपी इनकम माना जाता है, वो सैलरी इनकम थोड़ी माना जाता है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, एम्प्लॉयर जब एम्प्लॉय का टीडीएस काटता है तो देखो क्या करता है, पहले वो आपकी इनकम कंप्यूट करता है। इनकम कंप्यूट करने के बाद आपका टैक्स निकालता है। आपका टैक्स निकालने के बाद देखता है कि आपका ऑलरेडी कहीं पर टीडीएस कटा हुआ है क्या, ऑलरेडी कहीं पर टीसीएस कलेक्ट हुआ है क्या। तो यहां पर क्या था पता है, पहले ना वो सिर्फ टीडीएस का ना आपको डिडक्शन देता था, टीसीएस का नहीं देता था। मतलब वो पहले आपका पहले क्या करता था, 30 सितंबर तक, फिर 1 अक्टूबर से अभी प्रोविजन अमेंड हो चुका है, ठीक है। पहले क्या करता था, वो क्या करता था कि आपकी इनकम कंप्यूट करता था, इनकम कंप्यूट करने के बाद टैक्स निकालता था। मान लो टैक्स 10 लाख रुपया है, उसमें से अगर आपका कहीं बैंक ने कोई टीडीएस काटा या किसी ने काटा तो उतना माइनस करता था, और अगर कोई टीसीएस कलेक्ट किया ना तो वो माइनस नहीं करता था, वो माइनस नहीं करता था, वो अलाउड नहीं था उसको माइनस करना, क्योंकि लॉ में सिर्फ टीडीएस का क्रेडिट देना अलाउड था, टीसीएस का क्रेडिट देना अलाउड नहीं था। तो अब फाइनेंस एक्ट 2000 और जो बचा हुआ अमाउंट है उस पर फिर वो टैक्स काट लेता था। लेकिन अब फाइनेंस एक्ट 2024 ने बोला नहीं, अब से एम्प्लॉयर को उसका टीसीएस का क्रेडिट भी देना पड़ेगा, लेकिन टीडीएस काटते समय उसको ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों में से जो भी हायर है उतना टीडीएस काटना पड़ेगा। अब देखो उसको क्या करना है, 2 ऑप्शन के हिसाब से उसको इनकम कंप्यूट करनी है, टैक्स निकालना है। सबसे पहले कंप्यूटेशन विदाउट इंक्लूडिंग अदर इनकम। सबसे पहले वो क्या करेगा, टैक्स निकालेगा, सैलरी इनकम इंक्लूड करेगा, उसमें से हाउस प्रॉपर्टी लॉस माइनस करेगा। अगर वो ओल्ड रेजिम फॉलो कर रहा है, न्यू रेजिम फॉलो कर रहा है, तो न्यू रेजिम में तो ये भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पहले क्या निकालेगा, ऑप्शन 1 के हिसाब से वो क्या निकालेगा, टैक्स निकालेगा, सैलरी इनकम माइनस हाउस प्रॉपर्टी। अगर ओल्ड रेजिम, न्यू रेजिम में तो सिर्फ सैलरी पे टैक्स निकालेगा, उसमें से वो टीडीएस और टीसीएस दोनों माइनस करेगा, ठीक है, जो दूसरे लोगों ने उसका काटा है दोनों। पहले ये टीसीएस माइनस करना अलाउड नहीं था, अभी वो भी अलाउ हो गया 1 अक्टूबर से। ये ऑप्शन 1 है। ऑप्शन 2 में वो क्या करेगा पता है, टैक्स ऑन सैलरी माइनस हाउस प्रॉपर्टी। अगेन अगर न्यू रेजिम में है तो नहीं मिलेगा, ओल्ड रेजिम में है तो मिलेगा, प्लस एनी पर्सनल इनकम डिक्लेयर्ड बाय एम्प्लॉय, प्लस उसने जो दूसरी इनकम कमाया वो भी इंक्लूड करेगा,
प्लस उसमें से टीडीएस टीसीएस, पहले ये माइनस करना अलाउड नहीं था, ये दोनों माइनस करेगा, उसके बाद जो अमाउंट बचेगा वो दूसरा टैक्स आ जाएगा। फिर इन दोनों में से जो भी हायर होगा उतना एम्प्लॉयर को कम से कम टीडीएस के तौर पे काटना पड़ेगा। तो ये दो कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, दोनों में से जो भी हायर होगा उतना कम से कम आपको टीडीएस के तौर पे काटना पड़ेगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये एक छोटा सा अमेंडमेंट था जिसके ऊपर मैंने आपको क्लास में एग्जांपल भी लिखवाया हूं, चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन 192A की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर आप पीएफ का जो टीडीएस है वो काटोगे। देखो पीएफ कब टैक्सेबल होता है आपको याद है, देखो कुछ केसेस में पीएफ टैक्सेबल हो जाता है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अगर आप 5 साल के अंदर विड्रॉ करोगे तो टैक्सेबल हो जाता है। तो ये चीज याद रखना, अगर टैक्सेबल है तो ही टीडीएस काटना है, अगर एग्जम्प्ट है तो जबरदस्ती टीडीएस नहीं काटना है। अगर टैक्सेबल है तो ही टीडीएस काटना है। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर एग्जम्प्ट है तो टीडीएस आपको नहीं काटना है पीएफ का, टैक्सेबल है तो काटो, अदरवाइज मत काटो। कौन काटेगा? ट्रस्टीज ऑफ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड काटेंगे। किसका टीडीएस काटेंगे? रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट सब यहीं पर कवर्ड है, सबके लिए ये एक ही सेक्शन है, ठीक है, अलग से कोई सेक्शन नहीं है। और कब काटेंगे टीडीएस? पेमेंट बेसिस पे काटेंगे। रेट क्या है? 10% का रेट यहां पर लग जाएगा। अच्छा, यहां पर थ्रेशोल्ड भी डाल के रखा है सरकार ने कि अगर पूरे साल का पेमेंट 50,000 रुपए से कम है तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। इसका मतलब पूरे साल का पेमेंट अगर 50,000 या उससे ज्यादा है तो ही टीडीएस काटना है, अदरवाइज आपको यहां पर टीडीएस नहीं काटना है, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से बता रहा हूं, अगर सामने वाले की इनकम टैक्सेबल है, पीएफ टैक्सेबल है तो काटना है। और पीएफ कब टैक्सेबल होता है? जब 5 साल के अंदर विड्रॉ करोगे रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड तो टैक्सेबल होता है, अदरवाइज टैक्सेबल नहीं होता है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वाला सेक्शन 193, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। सिक्योरिटी पे जो इंटरेस्ट कमाते हो, जैसे डिबेंचर पे इंटरेस्ट कमा रहे हो, बॉन्ड पे इंटरेस्ट कमा रहे हो, उसका टीडीएस यहां पर आपको काटना है, ठीक है। कौन काटेगा? एनी पर्सन, कंपनी लोग काटेंगे, जो सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं वही काटेंगे ना, और क्या। कंपनी सिक्योरिटी इशू कर रही है, आप सिक्योरिटी खरीद रहे हो, कंपनी आपको इंटरेस्ट पे कर रही है तो कंपनी टीडीएस काटेगी। किसका टीडीएस काटेगी? रेजिडेंट का टीडीएस यहां पे कटता है, नॉन रेजिडेंट का टीडीएस यहां पर नहीं कटता है, ये चीज दिमाग में रखना, ठीक है। क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अब यहां पर ये नया नाटक चालू हो गया है, क्रेडिट और पेमेंट, क्रेडिट और पेमेंट, क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। पहले दो सेक्शन में क्या बेसिस पे कट रहा था? पेमेंट बेसिस पर। अब क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। कितने रेट पे काटोगे? 10% पे काटोगे। अब यहां पर कुछ केसेस है जिसमें आपको टीडीएस नहीं काटना है। सबसे पहले, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी खरीद रहे हो तो उस पर टीडीएस नहीं कटता है, नहीं कटता है, नहीं कटता है। मतलब अगर मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी खरीदा तो सेंट्रल गवर्नमेंट मुझे इंटरेस्ट पे करते समय टीडीएस नहीं काटेगी। लेकिन कुछ गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है जिसपे टीडीएस आपको काटना पड़ेगा, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 7.75% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड 2018, इस पे टीडीएस काटना मैंडेटरी है, इस पे टीडीएस काटना मैंडेटरी है। प्लस कुछ और सिक्योरिटी अभी फाइनेंस एक्ट 2024 ने ऐड किया है, 1 अक्टूबर से ऐड किया है। क्या क्या? फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड 2020 टैक्सेबल, या कोई और सिक्योरिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। तो फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड और कोई और सिक्योरिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, इन पे भी आपको क्या करना पड़ेगा? टीडीएस काटना पड़ेगा। अगर आपका पेमेंट पूरे साल का 10,000 क्रॉस होता है, अगर 10,000 क्रॉस होता है पूरे साल का पेमेंट तो आपको टीडीएस काटना मैंडेटरी है। तो फिर से बता रहा हूं, बाय डिफॉल्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी पे टीडीएस नहीं काटना है। लेकिन ये जीओआई का जो 7.75% बॉन्ड है और ये जो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड है और कोई और सिक्योरिटी जो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी उस पर टीडीएस काटना पड़ेगा, अगर पूरे साल का इंटरेस्ट 10,000 क्रॉस होता है तो, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उसके बाद अगर आप एलआईसी या जीआईसी को पेमेंट करते हो या कोई और इंश्योरर को पे करते हो तो उस पर टीडीएस आपको नहीं काटना है। नेक्स्ट वाले पॉइंट में बहुत सारे कंडीशन है। अगर आप डिवेंचर खरीद रहे हो, पब्लिक कंपनी का डिवेंचर खरीद रहे हो, इंडिविजुअल एचयूएफ खरीद रहा है और अगर पूरे साल का इंटरेस्ट 5,000 रुपए तक है और अकाउंट पे ही चेक से पे हो रहा है तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। तो ये पांचों कंडीशन फुलफिल होंगे तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। एक भी कंडीशन वायलेट हो गया, पब्लिक कंपनी की जगह प्राइवेट कंपनी डाल दिया, अकाउंट पे ही चेक के जगह पर मैंने क्रॉस चेक डाल दिया या कैश डाल दिया या 5,000 की जगह पे 6,000, कुछ भी कंडीशन वायलेट हो गया तो टीडीएस काटना पड़ेगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेशनल डेवलपमेंट बॉन्ड पे टीडीएस नहीं कटता है। एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के अगर आप सर्टिफिकेट खरीदते हो उस पर जो इंटरेस्ट कमाते हो उस पर भी टीडीएस नहीं कटता है, ये चीज दिमाग में रखना, ठीक है। 54 ईसी के जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन बॉन्ड है जो कैपिटल गेन्स में आपने पढ़ा होगा, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन है जो कैपिटल गेन्स में पढ़ा होगा, उस पर भी टीडीएस नहीं कटता है। और कुछ गोल्ड बॉन्ड यहां पर मेंशन किए हैं उस पर भी टीडीएस नहीं कटता है अगर उनकी नॉमिनल वैल्यू 10,000 क्रॉस नहीं होती है तो। 10,000 के अंदर है तो टीडीएस नहीं कटेगा, अदरवाइज कट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, सेक्शन 194, टीडीएस ऑन डिविडेंड। डिविडेंड पे टीडीएस कौन काटेगा? कंपनी काटेगी। कौन सी कंपनी को रिस्पॉन्सिबल ठहराया है गवर्नमेंट ने? यहां पर डोमेस्टिक कंपनी को रिस्पॉन्सिबल ठहराया है। किसका टीडीएस काटेगी? रेजिडेंट का टीडीएस काटेगी। कब काटेगी? फिर से यहां पर देखो पेमेंट बोला है, पेमेंट और क्रेडिट विच एवर अर्लियर नहीं बोला, तो यहां पर भी पेमेंट बेसिस पे टीडीएस कटेगा। कितना कटेगा? 10% कटेगा।
अब कुछ लोगों को यहां पर रिलैक्सेशन दे दिया है कि अगर शेयर होल्डर इंडिविजुअल है, ठीक है, इंडिविजुअल है, सामने वाला शेयर होल्डर इंडिविजुअल है, आप उसको अदर देन कैश पेमेंट कर रहे हो, कैश में नहीं दे रहे हो, रोकड़ा नहीं दे रहे हो, अदर देन कैश दे रहे हो और 5,000 रुपए तक का पेमेंट कर रहे हो, तो ये 3 कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उसी तरीके से अगर आप एलआईसी को पेमेंट कर रहे हो, जीआईसी को या एनी अदर इंश्योरर को, तो उस पर भी आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। तीसरा, आपको पता होगा बायबैक के अंदर अभी आप डीम डिविडेंड हो गया है, बायबैक भी डीम डिविडेंड के अंदर क्लॉज में आ चुका है, तो बायबैक अगर कंपनी करती है तो उसमें भी आपको 10% टीडीएस काटना होता है 1 अक्टूबर से। ये मैंने आपको कैपिटल गेन्स में बायबैक के डिस्कशन में बताया था। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए आगे बढ़ते टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है एक कॉमन नोट है जो बहुत सारे सेक्शन के लिए एप्लीकेबल है, वो है सेक्शन 194A के लिए एप्लीकेबल, 194C, 194H एंड 194I, 194J, 194R। ये सारे टीडीएस के सेक्शन है और लास्ट के दो जो सेक्शन है वो टीसीएस के सेक्शन है, 206C सबसेक्शन 1, 206C सबसेक्शन 1F। तो ये 8 सेक्शन है जिनके लिए ये कॉमन नोट एप्लीकेबल है और ये नोट सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए एप्लीकेबल है, बाकी सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। इंडिविजुअल एचयूएफ को इन 8 सेक्शनों में गवर्नमेंट ने कुछ रिलैक्सेशन दिया है। अभी किस किस्म का रिलैक्सेशन दिया है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है, जरा ध्यान से सुनना। ये कैसा रिलैक्सेशन है? तो ये रिलैक्सेशन ये है कि अगर इंडिविजुअल एचयूएफ इन 8 सेक्शनों में टीडीएस काटना चाहते हैं, और मतलब उनके लिए टीडीएस तब एप्लीकेबल होगा जब उनका पिछले साल का बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है या प्रोफेशन का टर्नओवर 50 लाख रुपए से ज्यादा है। अदरवाइज उनको इन 8 सेक्शन में टीडीएस काटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बाकी सारे सेक्शन के लिए ऐसा रिलैक्सेशन इंडिविजुअल एचयूएफ को नहीं मिलेगा और कंपनी, फर्म, एलएलपी उनके लिए तो किसी भी सेक्शन के लिए नहीं है। ये 8 सेक्शन सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए, ये चीज दिमाग में रखना, ठीक है। तो इंडिविजुअल एचयूएफ ये 8 सेक्शन जब भी आ जाएगा, 194A आ जाएगा, C आ जाएगा, H आ जाएगा, I आ जाएगा, J आ जाएगा, R आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 1F आ जाएगा। और इंडिविजुअल एचयूएफ की बात आ रही है तो पहले आपको लास्ट ईयर का टर्नओवर चेक करना है। बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, प्रोफेशन का टर्नओवर ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा होना चाहिए, तो ही टीडीएस काटना है, नहीं तो टीडीएस एप्लीकेबल ही नहीं है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम लोग अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सेक्शन जो हमारा है वो है फिर से इंटरेस्ट, लेकिन अब कौन सा इंटरेस्ट है? अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। इससे पहले था इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, यहां पर सिक्योरिटी का इंटरेस्ट छोड़कर बाकी सारे इंटरेस्ट का टीडीएस यहां पर एप्लीकेबल है, सबका सब। 2 ही सेक्शन है इंटरेस्ट के लिए, एक 194 और एक 194A, 193 और 194A। तो 193 में इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी का टीडीएस कटता है और 194A में इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी छोड़कर बाकी सबका टीडीएस 194A में कटता है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब यहां पर अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक एक करके। सबसे पहला डिडक्टर, ऐसा पहले इससे पहले आपने नहीं देखा होगा, एनी पर्सन रेफर नोट। जब भी ये लिखा होगा ना रेफर नोट, समझ लाना हम लोग ये नोट की बात कर रहे हैं, ये वाली नोट की, ये 8 सेक्शन वाले नोट की बात कर रहे हैं, ये चीज दिमाग में रखना, ठीक है। मतलब इंडिविजुअल एचयूएफ को इस सेक्शन में रिलैक्सेशन है कि वो लोग इस सेक्शन में टीडीएस तब काटेंगे जब पिछले साल का बिजनेस या प्रोफेशन का टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख से ज्यादा है। अदरवाइज इंडिविजुअल एचयूएफ इस सेक्शन में बच गए, ठीक है। टीडीएस किसका कटेगा? रेजिडेंट का कटेगा। कब कटेगा? यहां पर क्रेडिट और पेमेंट विचएवर इज अर्लियर पर कटता है और 10% के हिसाब से टीडीएस कटता है, ठीक है। अब यहां पर जो फॉलोइंग केसेस है, 8-9 केसेस है, कुछ टोटल 10 केस है जिसमें आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। एक एक करके मैं सबको बारे में आपको बताता हूं। सबसे पहले, अगर बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस, कौन? बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस आपको इंटरेस्ट पे कर रहा है तो 40,000 रुपए तक का टीडीएस नहीं कटेगा और सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 रुपए तक टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। तो बैंक अगर इंटरेस्ट दे रहा है, कोऑपरेटिव बैंक इंटरेस्ट दे रहा है, पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट दे रहा है, तो थ्रेशोल्ड कितना है? 40,000 है, 50,000 है। 40,000 नॉर्मल लोगों के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 रुपए। बाकी कोई और अगर इंटरेस्ट दे रहा है, लाइक एनबीएफसी दे रहा है या कोई भी दे रहा है, बैंक को छोड़कर, इन तीनों को छोड़कर अगर कोई भी इंटरेस्ट दे रहा है तो फिर उनके लिए लिमिट सिर्फ 5,000 है। सीनियर सिटीजन हो या जवान हो, सबके लिए 5,000 है, ठीक है। ये चीज दिमाग में रखना। दूसरी चीज, बैंक जब टीडीएस काटेगा ना तो सिर्फ टाइम डिपॉजिट पे टीडीएस काटता है बैंक। टाइम डिपॉजिट मतलब सिर्फ फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट पे टीडीएस काटेगा। सेविंग बैंक के इंटरेस्ट पे टीडीएस कभी भी नहीं कटता है, ये चीज दिमाग में रखना। इस पर टीडीएस नहीं कटता है, सेविंग बैंक का जो इंटरेस्ट होगा ना उस पर टीडीएस कभी भी नहीं कटता है। सिर्फ और सिर्फ फिक्स डिपॉजिट और सिर्फ रिकरिंग डिपॉजिट के ऊपर टीडीएस करता है। उसके नीचे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सीबीएस सिस्टम का कॉन्सेप्ट, कोर बैंकिंग सोल्यूशन सिस्टम। ये क्या होता है सर? कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम या सोल्यूशन सिस्टम, जो भी बोलना है आप बोल सकते हो। ये क्या होता है सर?
आजकल है ना बैंक है ना, सारी बैंक के एक बैंक है फॉर एग्जांपल एचडीएफसी, उसके बहुत सारे ब्रांचेस है। अब वो सारे ब्रांचेस ना एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं आजकल। तो जितने भी ब्रांचेस कनेक्टेड होते हैं ना, वो ब्रांचेस, वो बैंक को बोला जाता है सीबीएस सिस्टम बैंक। और जो ब्रांचेस ना कनेक्टेड नहीं होते ना, सब इंडिपेंडेंट ब्रांचेस होते हैं ना, तो उसको बोला जाता है नॉन सीबीएस सिस्टम ब्रांच। ठीक है। तो अब अगर आपका बैंक सीबीएस सिस्टम से कनेक्टेड है, तो आपकी जो थ्रेशोल्ड है ना 40,000 की, वो सारे ब्रांचेस की मिलाकर निकाली जाएगी। मिसाल के तौर पर एचडीएफसी बैंक, ये एक बड़ी बैंक है, देश की सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है आफ्टर आईसीआईसीआई। तो अब एचडीएफसी बैंक क्या है, अब इतनी बड़ी बैंक है, उसके अंदर तो कोर बैंकिंग सोल्यूशन सॉफ्टवेयर सिस्टम होगा ही। अब मान लो उसके एक ब्रांच से मुझे 25,000 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है, दूसरे ब्रांच से मुझे 25,000 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है। मैंने दो जगह पर फिक्स डिपॉजिट खरीद के रखा है, दोनों जगह से 25,000 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है मुझे। तो क्या बैंक टीडीएस काटेगा? 100% काटेगा। आप दोनों ब्रांच का लिमिट मर्ज करोगे, फिर पता लगाओगे कि लिमिट क्रॉस हो रही है कि नहीं हो रही। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है। नेक्स्ट वन, अगर आप किसी बैंक को इंटरेस्ट पे करोगे तो टीडीएस नहीं काटना है। अभी आप ना ये पढ़ रहे हो, ये चीज भूलना मत, आप पढ़ रहे हो कि कहां कहां टीडीएस नहीं कटता है। आप ये नहीं पढ़ रहे हो कि कहां कहां टीडीएस कटता है, आप ये पढ़ रहे हो कि कहां कहां टीडीएस नहीं कटता है। तो नहीं कटने की लिस्ट पढ़ रहे हैं हम लोग। तो अगर आप किसी बैंक को इंटरेस्ट दे रहे हो तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अगर फॉरेन बैंक का इंडियन ब्रांच है, उसको भी इंटरेस्ट दे रहे हो तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। मतलब मान लो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, उसका इंडिया में ब्रांच है, उसको उससे लोन लिया, उसको इंटरेस्ट पे कर रहे हो, उस पर भी टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। कोऑपरेटिव बैंक को इंटरेस्ट पे कर रहे हो, टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। कोई फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो लॉ के अंदर बनी हुई है, कानून में बनी हुई है, उसका टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। एलआईसी, यूटीआई या कोई और कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसका बिजनेस है इंश्योरेंस का, क्या है, इंश्योरेंस का बिजनेस है, उसका टीडीएस काटने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट वन, अगर फर्म अपने पार्टनर को इंटरेस्ट देता है तो उसका टीडीएस यहां पर नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए ना मैंने एक मास्टर चार्ट बना दिया, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कोऑपरेटिव बैंक के लिए। इसमें से कुछ चीजें हमने अभी अभी देख ली है, थोड़ी देर पहले, 2 मिनट पहले, लेकिन ये एक चार्ट के अंदर आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड सब इश्यूज एक ही जगह पर मिल जाएंगे, इसलिए मैंने एक डब्बा बना के आपके सामने डाल दिया। सबसे पहले कोऑपरेटिव बैंक अगर कस्टमर को देगा तो बैंक कस्टमर को देगा तो फिर तो 40 या 50,000 रुपए के ऊपर टीडीएस काटना है। सीनियर सिटीजन के लिए 50,000, बाकी सबके लिए 40,000। कस्टमर बैंक को देगा तो ये भी हमने देख लिया, तो उस पर तो टीडीएस आता नहीं है। अभी देखा, कस्टमर अगर बैंक को, अगर आप बैंक को इंटरेस्ट देते हो उस पर तो टीडीएस आता नहीं है। ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब तीसरा और चौथा जरा ध्यान से देखना, अगर आप प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी हो या लैंड मॉर्गेज कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, मतलब ये स्पेशल सोसाइटी है या नॉर्मल सोसाइटी नहीं है, वो अगर अपने कस्टमर को देगा इंटरेस्ट तो नो टीडीएस, नो टीडीएस। या सोसाइटी अपने मेंबर को देगी, मेंबर मतलब शेयर होल्डर, तो नो टीडीएस। या सोसाइटी दूसरे सोसाइटी को इंटरेस्ट दे रही है, नो टीडीएस। अब ये दोनों केस में ना आपको टीडीएस नहीं लगेगा, लेकिन अगर ये दोनों केस में अगर सोसाइटी बहुत बड़ी है तो फिर उनको टीडीएस काटना पड़ेगा। बहुत बड़ी का मतलब सर, पिछले साल का अगर सोसाइटी का टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा, 50 करोड़ से ज्यादा है, सॉरी 50 लाख नहीं, पिछले साल का अगर टर्नओवर, ये पॉइंट नंबर 3 वाली और 4 वाली सोसाइटी का पिछले साल का टर्नओवर अगर 50 करोड़ से ज्यादा है तो फिर उनको टीडीएस यहां पर काटना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, जैसे ही अमाउंट 40,000 या 50,000 क्रॉस हो जाता है। ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो थर्ड और फोर्थ वालों को एग्जाम्पशन है, लेकिन किसको एग्जाम्पशन है? जिनका पिछले साल का टर्नओवर 50 करोड़ तक है उनको एग्जाम्पशन है। जिनका 50,000 करोड़ क्रॉस हो जाता है तो फिर उनको टीडीएस काटना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर एक कोऑपरेटिव बैंक अपने मेंबर को इंटरेस्ट देगी तो टीडीएस काटना पड़ेगा। अगर देखो, सोसाइटी अगर मेंबर को देगी तो माफ है, बैंक अगर मेंबर को देगी तो फिर माफ नहीं है, उस केस में आपको टीडीएस काटना पड़ेगा 40 या 50,000 के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट वाला मैंने आपको पहले ही बता दिया था, सेविंग बैंक के इंटरेस्ट पर टीडीएस नहीं कटता है, नहीं कटता, नहीं कटता है। नेक्स्ट, क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको इनकम टैक्स का रिफंड देती है? हाँ देती है। क्यों नहीं देती है? क्या रिफंड पे इंटरेस्ट देती है? हाँ देती है। क्यों नहीं देती है? सर आईएफओएस में टैक्सेबल होता है। तो क्या उसके ऊपर भी टीडीएस काटती है गवर्नमेंट? नहीं, उस पर टीडीएस नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, यहां पर चेक कर लेना, उस पर टीडीएस नहीं कटता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो आपको रिफंड देती है, उस पर जो इंटरेस्ट देती है, उसके ऊपर टीडीएस गवर्नमेंट नहीं काटती है। ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वाला पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना, ये क्या होता है, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल में ना, अगर कुछ एक्सीडेंट आपका हो जाता है तो आप ना मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल में जाके केस कर सकते हो। फिर वो लोग कॉम्पेंसेशन डिसाइड करते हैं और फिर बोलते हैं कि कॉम्पेंसेशन दो, गवर्नमेंट को बोलते हैं इसको कॉम्पेंसेशन दो। अब फिर गवर्नमेंट कॉम्पेंसेशन देती है। अब कभी कभी गवर्नमेंट कॉम्पेंसेशन देने में डिले कर देती है, देरी कर देती है, तो देरी करेगी तो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो क्या उस इंटरेस्ट पे भी टीडीएस कटेगा? तो यहां पर गवर्नमेंट ने बहुत साफ साफ बोला है, उस पर टीडीएस क्रेडिट बेसिस पर नहीं कटेगा। क्या बेसिस पे नहीं कटेगा? जब इंटरेस्ट क्रेडिट होगा तो नहीं कटेगा, जब इंटरेस्ट का पेमेंट होगा तब कटेगा, क्रेडिट पे नहीं कटेगा। और इसके लिए थ्रेशोल्ड कितनी डाल के रखी है गवर्नमेंट ने? 50,000 की थ्रेशोल्ड डाल के रखी है। मॉरल ऑफ द स्टोरी बहुत सिंपल है, जब इंटरेस्ट क्रेडिट होगा बुक्स में
तो आपको पे करने की जरूरत नहीं है। जब इंटरेस्ट का पेमेंट होगा तब पे करना है, और वो भी थ्रेशोल्ड कितनी है, 50,000 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट वन, पॉइंट नंबर 8, जीरो कूपन बॉन्ड पे क्या इंटरेस्ट जो मिलता है। मान लो आपने बॉन्ड खरीदा 50 रुपए में, बाद में रिडीम करते समय आपको 100 रुपया मिला, तो आपको एक्स्ट्रा 50 रुपीज मिले ना कंपनी से, तो वो 50 रुपीज क्या है, वो 50 रुपीज इंटरेस्ट ही है ना। तो क्या उसके ऊपर टीडीएस कटता है, उसके ऊपर टीडीएस नहीं कटता है। ठीक है, उसके बाद सरकार ने एक सर्टिफिकेट लाया है वुमेन के लिए, महिलाओं के लिए, बाय द नेम कॉल्ड एज महिला सम्मान सर्टिफिकेट 2023। तो महिला सम्मान सर्टिफिकेट अगर कोई महिला खरीदती है, ऑब्वियसली कोई पुरुष नहीं खरीद सकता है, कोई महिला खरीदती है, उस पर उसको इंटरेस्ट मिलता है, तो क्या उस पर टीडीएस आएगा, उस पर टीडीएस नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे आखिरी वाला पॉइंट यहां पर जरा देख लेना, जो बैंक होता है वो आपको इंटरेस्ट कैसे कंप्यूट करता है। बैंक इंटरेस्ट कंप्यूट डेली बेसिस पे करता है। एवरी डे बैंक बैलेंस चेक करेगा आपका, और जो बैलेंस होगा उस हिसाब से उस दिन का इंटरेस्ट निकालेगा। 365 दिन बैंक इंटरेस्ट कंप्यूट करता है। लेकिन क्या बैंक इंटरेस्ट भी आपको 365 दिन देता है, रोज इंटरेस्ट देता है, रोज शाम में आपके बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट आ जाता है क्या? नहीं नहीं नहीं, बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट कब आता है, क्वार्टरली आता है, कभी कभी हाफ ईयरली आता है, कभी कभी साल में एक बार आता है। तो टीडीएस कब कटेगा सर? टीडीएस जब बैंक अकाउंट में पैसा डालेगी, जब बैंक अकाउंट में क्रेडिट करेगी तब। जब रोज कंप्यूट करेंगे तब टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। रोज सिर्फ कंप्यूटेशन होता है, रोज इंटरेस्ट क्रेडिट नहीं होता है आपके अकाउंट में। जब बैंक आपका इंटरेस्ट क्रेडिट करेगी उस टाइम पे उसको टीडीएस काटना पड़ेगा, तब तक उसको टीडीएस काटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ नेक्स्ट वाला सेक्शन मैं आपको पहले बता देता हूं, दो सेक्शन एक साथ हम लोग कर रहे हैं क्योंकि दोनों सेम ही है। 194B लॉटरी, क्रॉसवर्ड, ये सब फालतू गेम्स के लिए, और 194BB हॉर्स रेस के लिए। ठीक है, हॉर्स रेस 194BB डेडिकेटेड है हॉर्स रेस के लिए, और 194B के अंदर लॉटरी वॉटरी ये वो सब कुछ आ जाता है जो आपकी कैजुअल इनकम है। अब इसमें कौन टीडीएस काटेगा? कोई भी काट सकता है, एनी पर्सन। किसका टीडीएस कटेगा? रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट सब यहीं पर आने वाले। ठीक है, एवरीबॉडी विल कम। कब कटेगा टीडीएस? पेमेंट पे कटता है टीडीएस, यहां पर पेमेंट पे, क्रेडिट पे नहीं कटता है, पेमेंट पे। और कितना? फ्लैट 30% टीडीएस कटेगा। थ्रेशोल्ड कितना है? 10,000 रुपए। हमेशा याद रखना, टीडीएस के अंदर जैसे ही थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाता है ना, आपको पूरे अमाउंट पे टीडीएस काटना होता है हर सेक्शन में। ऑलमोस्ट सिर्फ एक दो सेक्शन है आगे जाकर आने वाले जहां पर आप एक्सेस अमाउंट पे टीडीएस काटते हो। जैसे यहां पर अगर कोई 15,000 की लॉटरी जीतता है तो आप 5,000 पे टीडीएस नहीं काटोगे, पूरे 15,000 पे। हर जगह पर ऐसा ही है, हर जगह पर ऐसा ही है। सिर्फ एक दो सेक्शन आगे जाकर आएंगे जहां पर आप एक्सेस अमाउंट पे टीडीएस काटते हो। क्लास में मैंने अलग से चार्ट बना के भी आपको बताया था, मैं यहां पर भी आपको बता दूंगा कि कौन कौन से केस में आप एक्सेस अमाउंट पे काटते हो। बाकी सब में आपको पूरे अमाउंट पे टीडीएस काटना पड़ेगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ अगर सामने वाले ने जो विनिंग कमाया वो पार्टली इन कैश है, पार्टली इन काइंड है, काइंड में है, तो क्या करोगे? तो टीडीएस कैसे काटेंगे? काइंड में से टीडीएस कैसे काटू? अगर मैंने आपको गाड़ी गिफ्ट की, मैंने आपको गाड़ी दिया एज ए गिफ्ट, तो उस पे से टीडीएस कैसे काटूंगा? तो उसमें गवर्नमेंट ने बोला है कि सामने वाले को बोलने का कि टैक्स भर के आ, वो इंश्योर करने का। आप क्या करने का? इंश्योर करने का कि सामने वाले ने टैक्स भर दिया है। एक बार सामने वाले ने टैक्स भर के आपको प्रूफ दे दिया, उसके बाद आपको विनिंग रिलीज करनी है। तब तक आपको विनिंग रिलीज नहीं करनी है, उससे पहले अगर आपने विनिंग रिलीज की तो आप बन जाओगे असैसिन डिफॉल्ट। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इज इट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज 194BA, जो बात करता है ऑनलाइन गेम्स अगर आप कमाते हो, उसमें कुछ पैसा कमाते हो, तो उसका टीडीएस कैसे कटता है। जैसे ड्रीम 11 है और ये सब आजकल जो आईपीएल के टाइम पे ऑनलाइन गेम्स आते हैं ना, जिसमें आप पैसे लगाते हो और उसके बाद में आप गेम खेलते हो, टीम बनाते हो और फिर पैसे जीतते हो, तो उसका टीडीएस कैसे कटता है। तो उसके लिए सरकार ने सेपरेट सेक्शन बनाया 194BA। पहले ये 194BB में ही कवर्ड था, ऊपर वाले सेक्शन में ये विनिंग के साथ, लेकिन बाद में 2023 से गवर्नमेंट ने इसको सेपरेट कर दिया। इसमें क्या अलग किया मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले यहाँ पर टीडीएस कौन काटेगा? एनी पर्सन। एनी पर्सन जो पैसा दे रहा है वो टीडीएस काटेगा। किसका? रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट सबका टीडीएस यहीं पे कटने वाला है, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अलग से कोई सेक्शन नहीं है। ठीक है, टाइमिंग ऑफ डिडक्शन यहाँ पर बदल गया है। जनरली टीडीएस यहाँ पर कब कटता था? यहाँ पर पेमेंट पे कटता था, लेकिन यहाँ पर टाइमिंग बदल गया है। कैसे बदला है वो मैं भी आपको बताता हूँ, वही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेट ऑफ टीडीएस भी सेम है, तो देखो बाकी सब तो सेम ही है, सिर्फ टाइमिंग ऑफ टीडीएस बदल गया है। यहाँ पर टीडीएस कब कटेगा पता है? जब भी आप पैसा विड्रॉ करोगे अपने उस अकाउंट से, ड्रीम 11 के अकाउंट से जब पैसा विड्रॉ करोगे तब टीडीएस कटेगा। और 31 मार्च को जो भी बैलेंस पड़ा होगा ना आपके अकाउंट के अंदर, उसमें भी टीडीएस आपका कट जाएगा। ठीक है, तो मान लो आपने टोटल 1,000 रुपया कमाया, आपने 600 रुपया विड्रॉ किया, तो 600 रुपये पे टीडीएस कटेगा। और उसके बाद में आपने 400 रुपया विड्रॉ नहीं किया, 31 मार्च को बैलेंस में पड़ा हुआ है, तो जो भी 31 मार्च को बैलेंस में पड़ा हुआ है उस पर भी आपको टीडीएस कट जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो जो बैलेंस पड़ा हुआ है 31 मार्च को, उस पर भी टीडीएस कटेगा। उसका इक्वेशन कैसे होगा? इक्वेशन कुछ इस तरीके से होगा कि आपने ए प्लस डी, ए क्या है सर? ए के अंदर क्या आता है अच्छे से समझना, ए में क्या आता है। ए में आपने जो डिपॉजिट किया है, मतलब आप गेम खेलने के पहले कुछ पैसे डिपॉजिट करोगे ना, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, वो आपका ए है। डी क्या है सर? डी है आपका क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, सॉरी ए क्या है? ए आपका डिपॉजिट नहीं है, सॉरी, ए आपका जितना पैसा आपने विड्रॉ किया है। ठीक है, मिसाल के तौर पर
ये आपका ड्रीम 11 का अकाउंट है, ठीक है। तो ए क्या है यहां पर, ए आपने जो विड्रॉ किया है, और डी क्या है आपका, डी आपका क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। और बी क्या है आपका, बी आपका आपने कितना डिपॉजिट किया है, ठीक है। और सी क्या है आपका, सी आपका ओपनिंग बैलेंस है। मान लो आपका ओपनिंग बैलेंस 100 रुपीज है, बोर्ड पे लिखना, सिंपल एक बेसिक अकाउंट्स के हिसाब से समझेंगे। ओपनिंग बैलेंस 100 है और आपने 200 रुपया और डिपॉजिट किया, तो टोटल आपके ड्रीम 11 अकाउंट में आपने कितना इन्वेस्ट किया, 300 रुपए। अब आपने 600 रुपया विड्रॉ किया। अब 300 में से 600 कैसे विड्रॉ कर सकता है इंसान, इसका मतलब बचा हुआ 300 आपकी विनिंग है, यस। और उसके बाद 400 रुपया और क्लोजिंग बैलेंस है। अरे बाप रे, और क्लोजिंग बैलेंस कैसे है, तो देखो बहुत कॉमन सेंस है। 100 रुपया ऑलरेडी अकाउंट में था, 200 रुपया डिपॉजिट किया, 300 रुपया अकाउंट के अंदर मेरा खुद का है, ये मेरा खुद का पैसा है। अब 600 रुपया विड्रॉ किया, तो ये मेरी विनिंग हुई ना। 300 में से 600 कैसे विड्रॉ कर सकता हूं, मतलब 300 मेरी विनिंग है, तो 300 रुपए पे अभी टीडीएस लगेगा जब मैं विड्रॉ करूंगा, ठीक है। और 400 रुपया भी विनिंग है, ऑब्वियसली 300 रुपए के ऊपर जो भी कमाऊंगा वो सब विनिंग ही है, तो 400 रुपया भी मेरी विनिंग है। उस पर टीडीएस कब कटेगा, 31 मार्च को। ये बोलना चाहता है ये इक्वेशन, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब कुछ लोगों को यहां पर रिलैक्सेशन दिया है सरकार ने कि अगर आपका, देखो इस सेक्शन के अंदर कोई थ्रेशोल्ड नहीं है। पिछले सेक्शन के अंदर देखो 10,000 रुपए का थ्रेशोल्ड था ना, यहां पर, यहां कैसे 10,000 रुपए का थ्रेशोल्ड है, देखो चेक करो। लेकिन यहां पर कोई थ्रेशोल्ड नहीं है, 1 रुपया भी कमाओगे तो टीडीएस काटना पड़ेगा। तो यहां पर कुछ गवर्नमेंट ने बेसिक थ्रेशोल्ड दिया है कि अगर आपका विनिंग पर मंथ 100 रुपए को एक्सीड नहीं होता है तो आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब 100 रुपया क्रॉस होगा तब टीडीएस काटो, तब तक मत काटो, ठीक है। अब मान लो पहले महीने में आपकी विनिंग है 90 रुपए, तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा। अब अगले महीने में आपकी विनिंग है 50 रुपए, ठीक है। तो अब आपकी टोटल विनिंग क्या 100 रुपया क्रॉस हो गई, हाँ क्रॉस हो गई। अब टीडीएस अगले महीने काटना पड़ेगा, नेक्स्ट मंथ टीडीएस हैज टू बी डिडक्टेड, ये लिखा गया यहां पर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। अब इसमें भी एक दिक्कत आती है, सपोज पहली महीने की विनिंग आपकी 90 रुपीज है, अब नेक्स्ट महीने में आपने सिर्फ 20 रुपीज कमाया, कितना कमाया 20, तो क्या टोटल 100 क्रॉस हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, 110 हो रहा है। अब नेक्स्ट मंथ 20 रुपीज में से कैसे मैं 30% टीडीएस काटू, देखो ना बेसिक कॉमन सेंस मैथ समझो। पहले महीने में आपने 90 रुपीज कमाया तो टीडीएस नहीं कटा, क्योंकि 100 रुपए तक कमाओगे तो माफ है। नेक्स्ट महीने में आपने 20 रुपए और कमाया तो 110 हो गया, अब टीडीएस काटना पड़ेगा पूरे अमाउंट पे। अब 110 का 30% कितना होता है, 33 रुपीज। अब 20 में से 33 कैसे काटेगा ड्रीम 11 वाला, तो ऐसे केस में ड्रीम 11 वाले को अपने जेब से बचा हुआ पैसा देना पड़ेगा। ये देखो, द डिडक्टर अंडरटेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेइंग द डिफरेंस। अगर कोई डिफरेंस आएगा तो डिडक्टर को अपनी जेब से भरना पड़ेगा, चेक करो। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, अब सामने वाला जो विनिंग कमा रहा है, अगर वो काइंड में कमा रहा है तो काइंड में कमा रहा है तो उसको वैल्यू कैसे करेंगे, देखो। अब अगर ड्रीम 11 वाला उसको खरीद के दे रहा है, तो उसका जो परचेज प्राइस होगा वही उसका बन जाएगा वैल्यूएशन, ठीक है। और ड्रीम 11 वाला खुद मैन्युफैक्चर करके उसको दे रहा है, तो जो वो अपने कस्टमर को चार्ज करता है उतना प्राइस जो जनरली जो कस्टमर को चार्ज करेगा उतना प्राइस यहां पर वैल्यूएशन हो जाएगा। अब दोनों केस में अगर प्राइस में जीएसटी इंक्लूड है तो जीएसटी मत इंक्लूड करना, क्योंकि टीडीएस के ऊपर जीएसटी पे टीडीएस नहीं कटता है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। अब आगे बढ़ते अगले सेक्शन की तरफ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ टीडीएस, जो बहुत कॉमन सेक्शन है, डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होता है, 194C कॉन्ट्रैक्ट वाला, कॉन्ट्रैक्ट एंड सब कॉन्ट्रैक्टर। यहां पर टीडीएस कौन काटेगा, एनी परसेंट। रेफर नोट का मतलब है इंडिविजुअल एचयूएफ को रिलैक्सेशन है। वो पहले जो नोट आई थी ना 8 सेक्शन वाली, उस नोट की बात कर रहा हूं। इंडिविजुअल एचयूएफ को कब रिलैक्सेशन है, अगर उनका बिजनेस का पिछले साल का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, या प्रोफेशन का ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा नहीं है, तो उनको इस सेक्शन में टीडीएस काटने से कोई जरूरत नहीं है उनको, ठीक है। ये चीज दिमाग में रखना। तो टीडीएस कौन काटेगा, एनी परसेंट। रेफर नोट का मतलब वही नोट है जो इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए थी। अब किसका टीडीएस कटेगा यहां पर, रेजिडेंट का कटेगा। कब कटेगा, क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, कितना कटेगा। अब यहां पर 2 रेट है, अगर सामने वाला इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 1%, सामने वाला अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है, कंपनी है, फर्म है, एलएलपी है, तो 2%, ठीक है। थ्रेशोल्ड क्या है, थ्रेशोल्ड भी 2 है। अगर सिंगल पेमेंट 30,000 क्रॉस होता है तो टीडीएस काटना मैंडेटरी। अगर सिंगल पेमेंट 30,000 क्रॉस नहीं होता है और पूरे साल का एग्रीगेट पेमेंट 1 लाख क्रॉस होता है तो टीडीएस काटना मैंडेटरी। मिसाल के तौर पर पहला पेमेंट 20,000 का किया, मत काटो। दूसरा पेमेंट 20,000 का किया, मत काटो। तीसरा पेमेंट 20,000 का किया, मत काटो। चौथा पेमेंट 20,000 का किया, मत काटो। पांचवा पेमेंट 25,000 का किया, अब पूरे 1,05,000 रुपए पे टीडीएस काटना पड़ेगा। कितना, 1% या 2%, जो भी आपका एप्लीकेबल रेट है। क्यों, क्योंकि एग्रीगेट पूरे साल का 1 लाख क्रॉस हो गया। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। अब यहां पे एक रिलैक्सेशन और इंडिविजुअल एचयूएफ को, अगर इंडिविजुअल एचयूएफ पर्सनल पर्पस के लिए पेमेंट करता है, कोई घर शिफ्ट कर रहा है, कोई पर्सनल पर्पस के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है, कोई घर का इंटीरियर डेकोरेशन कराने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है घर का पर्सनल पर्पस, तो उसके ऊपर 194C एप्लीकेबल ही नहीं है।
पर्सनल पर्पस के लिए इंडिविजुअल एचयूएफ को 194C से यहां पे सर्कल कर देता हूं, इंडिविजुअल एचयूएफ को पर्सनल पर्पस से 194C से बाहर निकाल दिया है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ 194C में किस किस्म के कॉन्ट्रैक्ट कवर्ड है? सिर्फ वर्क कॉन्ट्रैक्ट। वर्क कॉन्ट्रैक्ट मतलब सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, सर डिफाइंड है लॉ में? डिफाइंड है। वर्क में क्या क्या आता है? एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड सर्विस है, ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड सर्विस है, टेलीविजन पे जो ब्रॉडकास्टिंग होता है और अलग अलग प्रोग्राम्स का, न्यूज चैनल्स का, क्रिकेट मैच का, कैरेज ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स बाय एनी मोड अदर देन रेलवे, रेलवे को छोड़कर एयरवेज से, वाटरवेज से, रोडवेज से आप जा रहे हो, उसके लिए कोई सर्विस ले रहे हो तो वो भी यहां पर कवर्ड है। और जो ये चौथा पॉइंट है केटरिंग से रिलेटेड सर्विसेज है, केटरिंग खाना पीना, वो भी यहां पर कवर्ड है, सब सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है। और जो पांचवा वाला पॉइंट है ना, ये बहुत ही जनरल पॉइंट है, इसमें सब कुछ आ जाता है। इसका मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। सपोज अगर मैं किसी टेलर के पास जाता हूं और उसको बोलता हूं मुझे सूट सी के दे, टेलर वाला पहला सवाल पूछेगा कपड़ा कहां से आएगा, मैंने बोलूंगा कपड़ा मैं देने वाला हूं। तो अगर कपड़ा मैं दे रहा हूं या मेरा रिलेटेड पार्टी कपड़ा दे रहा है, कौन दे रहा है? कपड़ा मैं दे रहा हूं या मेरा रिलेटेड पार्टी कपड़ा दे रहा है और वो मुझे सी के दे रहा है, तो ये सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो कपड़ा अगर मैं दे रहा हूं या मेरा रिलेटेड पार्टी दे रहा है, नीचे देखो एसोसिएट एंटिटी दे रहा है, तो फिर वो क्या हो जाएगा? सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, और उस पर मुझे टीडीएस काटना पड़ेगा। अब दूसरा सवाल, मैं एक दर्जी के पास गया, टेलर के पास गया, उसको बोला कि मुझे सूट सी के दो, उसने बोला कपड़ा कहां से आएगा, मैंने बोला वो आपका हेड है कि आपको कपड़ा जहां से लाना है लाओ। अब कपड़ा ना मैंने दिया ना मेरे रिलेटेड पार्टी ने दिया, किसी थर्ड पार्टी से उसने कपड़ा लेकर आया और मुझे सूट सी के दिया, मैं उसको पैसा दे रहा हूं, ये सेल है, ये सर्विस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये सेल है। ये वैसा ही है जैसे किसी मॉल में जाकर आप कपड़ा खरीद के आते हो, तो सेल ऑफ गुड्स पे 194C एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है, ये चीज दिमाग में रखना। सेल ऑफ गुड्स पे 194C एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अब एक और अमेंडमेंट आया 1 अक्टूबर 2024 से, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट 194J में ऑलरेडी कवर्ड है, मतलब अगर वो कॉन्ट्रैक्ट प्रोफेशनल सर्विस की तरह ट्रीट किया जाता है, तो उसका टीडीएस 194J के हिसाब से आएगा, यहां पर नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर सीए और क्लाइंट के बीच में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो तो प्रोफेशनल सर्विस है ना, उसको आप कॉन्ट्रैक्ट की नजर से क्यों देख रहे हो? उसको कॉन्ट्रैक्ट की नजर से मत देखो। जो प्रोफेशनल सर्विस में कवर्ड है उसको प्रोफेशनल सर्विस की तरह ही ट्रीट करो, उसको कॉन्ट्रैक्ट की तरह ट्रीट मत करो, ये बोलना चाहता है ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब वापस से मैं ऊपर आता हूं इस पॉइंट पे, अगर मैं किसी दर्जी के पास जाता हूं, उसको बोलता हूं कि भाई मुझे क्या करके दे, भाई तू सूट सी के दे, उसने बोला कपड़ा कहां से आएगा, कपड़ा मैं दे रहा हूं या मेरा रिलेटेड पार्टी दे रहा है। अब मैं उसका टीडीएस काटूंगा, हाँ काटूंगा। अब कितने पे काटूंगा वो डिपेंड करता है, वो जब इनवॉइस बनाएगा तो उसमें ब्रेकअप देता है कि नहीं देता है। अगर वो इनवॉइस में सर्विस का ब्रेकअप और गुड्स का ब्रेकअप, मतलब कपड़े का प्राइस अलग और टेलरिंग सर्विस अलग, स्टिचिंग सर्विस अलग, अगर वो ब्रेकअप देता है तो फिर टेलरिंग सर्विस पे मैं टीडीएस काटूंगा, पूरे अमाउंट पे नहीं। लेकिन अगर वो सिंगल कंसोलिडेटेड इनवॉइस बनाता है, सिंगल इनवॉइस बनाता है, तो मुझे टीडीएस पूरे अमाउंट पे काटना पड़ेगा। यहां पर चेक कर लो, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ नेक्स्ट रिलैक्सेशन, यहां पर बहुत रिलैक्सेशन दिया है सरकार ने, किसको? 194C के अंदर। अब समझो एक ट्रक वाला है, ट्रक वाला है, उस ट्रक वाले के पास 10 से ज्यादा ट्रक नहीं है, क्या नहीं है? 10 से ज्यादा ट्रक पूरे साल में कभी भी नहीं है। एक ट्रक वाला है, उसके पास 10 से ज्यादा ट्रक पूरे साल में कभी भी नहीं है। मैं अगर उससे सर्विस लेता हूं, मैं उसको पेमेंट करता हूं, उसके बाद 10 से ज्यादा ट्रक कभी भी नहीं है, वो मुझे एक डिक्लेरेशन देता है कि उसके बाद 10 से ज्यादा ट्रक कभी भी नहीं है, और वो मुझे अपना पैन देता है, पैन नंबर, तो मुझे उसका टीडीएस नहीं काटना है, नहीं काटना है, नहीं काटना है। तो छोटे ट्रक ओनर का टीडीएस आपको नहीं काटना है। छोटे का मतलब क्या होता है? जिसके बाद 10 से ज्यादा ट्रक नहीं है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वाला ये गैस से रिलेटेड है, फिर से एग्जांपल देके समझाता हूं। सपोज मैं एक गैस ओनर हूं, गैस ओनर, गैस का मालिक हूं मैं। कौन सा गैस? जो कुकिंग गैस का मालिक हूं। सामने एक होटल वाला है, होटल इंडस्ट्री है। अब अगर मैं उसको गैस सप्लाई करता हूं और साथ साथ में गैस बेचता हूं, मतलब मैं उसको गैस बेचता हूं, साथ साथ में उसको मैं ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस भी देता हूं, गैस उसके होटल तक पहुंचाना पड़ेगा ना मुझे, तो वो मुझे 1 करोड़ रुपया पे करता है गैस के लिए और 1 लाख रुपया पे करता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो क्या वो मुझे जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए पेमेंट कर रहा है, क्या उस पर टीडीएस आएगा 194C में? नहीं आएगा। गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, इस पे टीडीएस मत काटो। उस सामने वाले होटल वाले का ऑब्जेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन सर्विस लेना नहीं था। ट्रांसपोर्टेशन सर्विस तो एडिशनल चीज है, उसका ऑब्जेक्टिव गैस परचेज करना था, गुड्स परचेज करना था, तो इस पे टीडीएस नहीं आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आपका ट्रांसपोर्टेशन सर्विस लेना होना चाहिए, इंसिडेंटल एक्टिविटी नहीं होना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन सर्विस आपकी। यहां पर उसकी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस इंसिडेंटल एक्टिविटी है, उस पर टीडीएस आप नहीं काटोगे। अब इसी का दूसरा एग्जांपल, मैं गैस ओनर हूं, यहां पर एक थर्ड पार्टी है, उसको मैंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि भाई सबके घर पे जाके, होटल में जाके गैस सप्लाई करना तेरा काम है, जितना भी पैसा होएगा बता देना, हम लोग तेरे को दे देंगे। अब उस केस में क्या वो हमारा टीडीएस काटेगा? एंड द आंसर इज क्या? यस, क्योंकि उसको हमने क्या बोला है? एक स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। उस केस में टीडीएस अब हमको 194C में काटना पड़ेगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उसी तरह कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउस अगर जाते हो आप, आपको कुछ कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउस में जाकर स्टोर करना है, तो क्या उसका टीडीएस यहां पर कटेगा?
हाँ, उसका टीडीएस यहाँ पर 194C में कटेगा, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज वाला भी आपको क्या देता है, एक किस्म की सर्विस देता है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज 194D। 194D बात करता है इंश्योरेंस कमीशन की, एक्सक्लूडिंग री इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस कमीशन कौन किसको देता है? इंश्योरेंस कंपनी देती है किसी भी अपने एजेंट को। तो यहाँ पर डिडक्टर कौन होगा? इंश्योरेंस कंपनी ही होगी। और डिडक्टी कौन है? एजेंट होगा, जो रेजिडेंट होना जरूरी है। रेजिडेंट का टीडीएस कटता है यहाँ पर, नॉन रेजिडेंट का नहीं। कब काटोगे? क्रेडिट या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। कितना काटोगे? 5% जनरली, और अगर सामने वाला अगर डोमेस्टिक कंपनी है तो फिर 10%। तो अगर सामने वाला डोमेस्टिक कंपनी है तो 10%, नहीं तो 5%। थ्रेशोल्ड क्या है? पूरे साल का लिमिट अगर 15,000 क्रॉस होता है तो टीडीएस काटना है, अदरवाइज आपको टीडीएस काटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वाला 194DA, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर कौन टीडीएस काटेगा? लाइफ इंश्योरेंस कंपनी टीडीएस काटेगी। किसका टीडीएस काटेगी? पॉलिसी होल्डर का, जो पॉलिसी खरीद रहा है। तो यहाँ पर टीडीएस एनी पर्सन, वहां पर कौन होगा? लाइफ इंश्योरेंस कंपनी होगी। और डिडक्टी की जगह रेजिडेंट है, वो पॉलिसी होल्डर होगा। कब कटेगा? अब यहाँ पर टीडीएस पेमेंट पे कटता है। कब कटता है? पेमेंट पे टीडीएस कटता है, पेमेंट और क्रेडिट विचएवर इज अर्लियर पे नहीं कटता है। प्लस एक चीज आपको दिमाग में रखनी है, देखो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो पैसा आपको मिलता है ना, वो कभी कभी एग्जेम्प्ट होता है, कभी कभी टैक्सेबल होता है। इसके लिए अपन ने कब पढ़ा था? अपन ने कैपिटल गेन्स में वो डिस्कशन पढ़ा है, एकदम एंड में, याद करो, रिवीजन वीडियो भी मैंने डाल दिया हूं। तो अगर वो एग्जेम्प्ट है तो टीडीएस कटेगा, सॉरी, अगर वो एग्जेम्प्ट है तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अगर वो एग्जेम्प्ट नहीं है तो आपको टीडीएस काटना है। तो आपको चेक करना है क्या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा एग्जेम्प्ट है या टैक्सेबल है। अगर टैक्सेबल है तो काटो, अगर एग्जेम्प्ट है तो मत काटो। तो यहां पर चेक करना, नो टीडीएस अगर वो एग्जेम्प्ट है तो, ठीक है। और अगर टैक्सेबल है तो काटो। उसमें भी कब काटना है? अगर 1 लाख रुपए से कम पूरे साल का पेमेंट कर रहे हो तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। 1 लाख या उससे ज्यादा होगा तो ही टीडीएस काटना है, अदरवाइज आपको टीडीएस नहीं काटना है। ठीक है, अब टीडीएस काटते समय आप कैसे काटोगे? यहां पर अमेंडमेंट आया है, 30 सितंबर तक 5% था, 1 अक्टूबर से 2% हो गया। तो गवर्नमेंट ने यहां पर रेट ऑफ टीडीएस घटा दिया 1 अक्टूबर से। 30 सितंबर तक 5% था, अब 1 अक्टूबर से इन्होंने 2% कर दिया। 5% किसका? नेट इनकम का। नेट इनकम का 5%, नेट इनकम का 2%। नेट इनकम कैसे निकालते? जो भी कंपनी आपको पे कर रही है माइनस आपने जो प्रीमियम पे किया था इतने सालों से। तो मान लो कंपनी आपको 20 लाख पे कर दिया और आपने 10 साल से 1-1 लाख रुपए का प्रीमियम पे किया, तो 20 लाख माइनस 10 लाख, 10 लाख रुपए पे 5% या 2% का टीडीएस कटेगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अगला सेक्शन हम लोग बात करते हैं 194E। अगर कोई नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन है, नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन, ये जो आईपीएल में खेलते हैं ना बाहर के प्लेयर्स आकर, या नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, या नॉन रेजिडेंट एंटरटेनर है, ये जो बाहर के लोग आकर यहाँ पर एंटरटेन करते हैं, डांस, म्यूजिक, गाना गाते हैं, नाचते एक्सेट्रा, वो सब चीज, जैसे जस्टिन बीबर एक्सेट्रा इंडिया आते हैं, या रिहाना इंडिया आई थी एक्सेट्रा। ठीक है, या कोल्ड प्ले वाले हर साल इंडिया आते रहते हैं डांस, गाना, म्यूजिक कॉन्सर्ट के अंदर, उन सब का टीडीएस यहाँ पे कटेगा। कौन काटेगा? एनी पर्सन। अब इसके अंदर ये नॉन रेजिडेंट के साथ साथ एक और चीज जरूरी है कि ये सब इंडिया के सिटीजन नहीं होना चाहिए, ये इंडियन सिटीजन के लिए नहीं है। तो इनकम टैक्स के हिसाब से ये सब नॉन रेजिडेंट होना चाहिए और ये फॉरेन सिटीजन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन नहीं चलेगा यहाँ पर। अगर इंडियन सिटीजन होंगे तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो क्रेडिट और पेमेंट विचएवर इज अर्लियर, जो भी पहले होगा तब टीडीएस काटोगे। 20% का टैक्स है, कोई थ्रेशोल्ड नहीं है यहाँ पर, कोई थ्रेशोल्ड नहीं है, 1 रुपए का भी थ्रेशोल्ड नहीं है। अब क्या क्या कवर्ड है इसके अंदर? स्पोर्ट्समैन के लिए क्या क्या कवर्ड है, फिर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के लिए क्या कवर्ड है, और एंटरटेनर के लिए क्या कवर्ड है, वो सब चीज अपने को एक एक करके देखना पड़ेगा। तो स्पोर्ट्समैन के लिए क्या कवर्ड है? अगर स्पोर्ट्समैन यहाँ पर आकर कोई गेम खेलता है, से चेस खेल रहा है एक्सेट्रा, चेस खेल रहा है, कैरम खेल रहा है, ये गेम है, या स्पोर्ट खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, हॉकी खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, उससे पैसे कमा रहा है। नॉन रेजिडेंट भी होना जरूरी है और इंडिया का सिटीजन नहीं होना भी जरूरी है। साथ साथ में अगर वही स्पोर्ट्समैन इंडिया में एडवर्टीजमेंट से पैसे कमा रहा है, या कोई न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल दे रहा है, मैगजीन में आर्टिकल दे रहा है एक्सेट्रा, उससे पैसे कमा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज आपकी 20% पे टीडीएस आएगा, कोई थ्रेशोल्ड नहीं है। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन को आप कुछ पैसा दे रहे हो, जैसे अगर बाहर की कोई क्रिकेट की टीम इंडिया आके खेलती है, जैसे साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम इंडिया आकर खेल रही है, तो इंडिया की जो क्रिकेट एसोसिएशन है उसको साउथ अफ्रीका की क्रिकेट एसोसिएशन को पैसे देने पड़ेंगे ना, क्योंकि उनकी टीम इधर आके खेल रही है तो उनको पैसे तो देने पड़ेंगे। तो उनको जो पैसे दोगे आप, वो भी यहाँ पर कवर है। या नॉन रेजिडेंट कोई परफॉर्मर है जो यहाँ पर आकर खेल रहा है, अगेन इंडिया का सिटीजन खेल रहा नहीं है, मतलब एंटरटेन कर रहा है, एंटरटेनर है, नॉन रेजिडेंट एंटरटेनर है, वो यहाँ पर आकर खेल रहा है। फिर से बोल रहा हूँ, खेल रहा है, खेल नहीं रहा है, वो आकर एंटरटेन कर रहा है। ठीक है, म्यूजिक, डांस एक्सेट्रा, उससे अगर वो कुछ पैसे कमा रहा है तो वो भी इंडिया के अंदर 20% पे फ्लैट टैक्सेबल होगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वाले सेक्शन में भी अमेंडमेंट है, उसके नेक्स्ट वाले सेक्शन में भी अमेंडमेंट है, छोटे छोटे से सेक्शन है। 194G, टीडीएस ऑन कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स। अगर सबसे पहले लॉटरी टिकट बेचता कौन है? स्टेट गवर्नमेंट बेचती है।
किसको देती है? स्टेट गवर्नमेंट अपने एजेंट लोग को देती है, एजेंट लोग उसको बेचते हैं तो फिर स्टेट गवर्नमेंट उनको कमीशन देती है। ठीक है, तो डिडक्टर कौन है यहाँ पर? एनी पर्सन। एनी पर्सन में कौन आएगा? स्टेट गवर्नमेंट। डिडक्टी कौन है? डिडक्टी रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट दोनों कवर्ड है। ठीक है, ये कौन होगा? डिडक्टी होगा कौन? लेकिन सर वो एजेंट होगा, जो लॉटरी का एजेंट है, जो टिकट बेचता है। ठीक है, क्रेडिट या पेमेंट विचएवर इज अर्लियर, जो भी पहले होगा उस पर टीडीएस कटेगा। कितना कटेगा? इसमें भी रेट बदल गया। 30 सितंबर तक 5% था, 1 अक्टूबर से गवर्नमेंट ने इसको घटाकर 2% कर दिया है। यहां पर भी थ्रेशोल्ड 15,000 रुपए की है। 15,000 रुपए तक अगर है पूरे साल का पेमेंट तो नो टीडीएस। 15,000 जब क्रॉस होता है तब टीडीएस आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला 194H। 194H कमीशन, ये नॉर्मल कमीशन है, ये आपका नॉर्मल कमीशन, जो हर चीज पे आप कमीशन देते हो वो कवर है यहां पर। ये लॉटरी का कमीशन नहीं है, ये इंश्योरेंस का कमीशन नहीं है, ये नॉर्मल कमीशन है। कमीशन या ब्रोकरेज, घर खरीदा उस पे कमीशन दिया, ऑफिस खरीदा उस पे कमीशन दिया, कोई भी चीज पे अगर आप कमीशन देते हो कौन टीडीएस काटेगा? एनी परसेंट। रेफर नोट का मतलब है कि वो इंडिविजुअल एचयूएफ को 1 करोड़ और 50 लाख रुपए तक छूट है। ठीक है, टीडीएस किसका कटेगा? रेजिडेंट का कटेगा। कब कटेगा? क्रेडिट या पेमेंट विचएवर इज अर्लियर। कितना कटेगा? यहाँ पे भी रेट घटा दिया है, पहले 5% था, 1 अक्टूबर से इसको घटाकर 2% कर दिया। सर ये दोनों याद रखना है हमको, ऑब्वियसली दोनों याद रखना है, टाइम पास के लिए थोड़ी किताब में रखा हूं। इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल जाकर चेक करो, इंस्टीट्यूट ने दोनों के दोनों स्टडी मटेरियल में डाल के रखा है। ठीक है, इसलिए ये दोनों के दोनों आपको भी याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर भी थ्रेशोल्ड कितना है सर? 15,000 रुपए तक कोई टीडीएस नहीं है। 15,000 क्रॉस होगा तो टीडीएस एप्लीकेबल है, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, अब यहाँ पर 1-2 लोगों को रिलैक्सेशन है वो बता देता हूं। अगर बीएसएनएल जो टेलीफोन कंपनी है या एमटीएनएल जो टेलीफोन कंपनी है वो अपने पीसीओ वालों को, पीसीओ के फ्रेंचाइज है, उनको अगर कुछ कमीशन देती है तो उस पर टीडीएस नहीं आएगा। ठीक है, तो बीएसएनएल या एमटीएनएल अपने पीसीओ फ्रेंचाइज को कुछ कमीशन देती है तो उस पर टीडीएस इज नॉट एप्लीकेबल। सेकेंड, अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर ब्रोकरेज देते हो ना, स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदने पे, शेयर्स बेचने पे ब्रोकरेज, तो स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदने या शेयर्स बेचने पे जो ब्रोकरेज देते हो उस पर भी टीडीएस नहीं आएगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, नेक्स्ट 194I टीडीएस ऑन रेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहां पर भी रेफर नोट एप्लीकेबल है, मतलब छोटे इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। जिसका टर्नओवर 1 करोड़ तक है बिजनेस का, प्रोफेशन की ग्रॉस रिसीट 50 लाख तक है, ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। तो टीडीएस किसका कटेगा? रेजिडेंट का कटेगा। रेजिडेंट कौन होगा? वो लैंडलॉर्ड होगा, मालिक होगा, मकान मालिक, उसका टीडीएस काटोगे। कब काटोगे? क्रेडिट या पेमेंट विचएवर इज अर्लियर। कितना काटोगे? अगर प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट रेंट पर ले रहे हो तो 2%। प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट भी तो रेंट पे ले सकते हो, सिर्फ घर ही ले सकते हो क्या रेंट? इक्विपमेंट भी तो ले सकते हो ना रेंट पर। या लैंड बिल्डिंग या फर्नीचर रेंट पे ले रहे हो तो 10%। ठीक है, तो 2 अलग रेट है, प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट के लिए सिर्फ 2% है, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर के लिए 10% है। ठीक है, अब थ्रेशोल्ड कितना है? पूरे साल का थ्रेशोल्ड 2,40,000 क्रॉस होगा तो टीडीएस काटना पड़ेगा, अदरवाइज टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अब ये जो 2,40,000 की लिमिट है ना, ये एग्रीगेट लिमिट है, ये सबकी मिलाकर लिमिट है। मिसाल के तौर पर आपने मुझे प्लांट एंड मशीनरी भी किराए पे दिया, आपने मुझे घर भी किराए पर दिया, फर्नीचर भी किराए पर दिया, तो सबका मिलाकर रेंट 2,40,000 क्रॉस होना चाहिए। अगर सबका मिलाकर रेंट 2,40,000 क्रॉस हो जाएगा मुझे टीडीएस काटना पड़ेगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, नेक्स्ट वन, टीडीएस शुड आल्सो बी डिडक्टेड ऑन व्हाट? एडवांस रेंट। एडवांस रेंट पे भी टीडीएस काटना पड़ेगा। अगर किसी को एडवांस में रेंट दे रहे हो टीडीएस काटो, किसी को वेयरहाउसिंग चार्जेस दे रहे हो टीडीएस काटो, किसी को नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट दे रहे हो तो भी आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। तो एडवांस रेंट पर भी देना पड़ेगा, वेयरहाउसिंग चार्जेस पर भी देना पड़ेगा, नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट पर भी आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अब अगर सामने वाला को ओनर है, मतलब 2 लोगों की प्रॉपर्टी है, हस्बैंड वाइफ की प्रॉपर्टी है, तो क्या दोनों को अगर रेंट आप दे रहे हो, मैं दोनों को रेंट दे रहा हूं, थोड़ा रेंट हस्बैंड को दे रहा हूं, थोड़ा रेंट वाइफ को दे रहा हूं, तो क्या दोनों के लिए 2,40,000 की सेपरेट लिमिट है? एंड द आंसर इज यस, दोनों के लिए 2,40,000 रुपए की सेपरेट लिमिट है इनकम टैक्स लॉ के अंदर, यहां पर चेक कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट वाला, अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कोई एयरलाइन कंपनी कुछ पैसा देती है, मिसाल के तौर पर इंडिगो को हर साल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को पैसे देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहां वो अपना पैसा प्लेन लैंड करती है, वहां पर प्लेन पार्क करती है, वहां पर सर्विसेज लेती है एयरपोर्ट की, तो इंडिगो को हर साल एयरपोर्ट अथॉरिटी को पैसेंजर सर्विस फी देनी पड़ती है। तो क्या उस पर भी टीडीएस आएगा? नहीं, उस पर टीडीएस नहीं आएगा, वो रेंट नहीं है। यहां पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आपको कोई जगह रेंट पर नहीं दे रही है, सिर्फ आपको बहुत सारी सर्विसेज भी दे रही है साथ में। तो ये चीज याद रखना। इस पर 194I में तो टीडीएस नहीं आता है, लेकिन इस पर कोर्ट ने बोला है कि 194C में इस पर जरूर टीडीएस आएगा। कहां पर आएगा? 194C में इस पर टीडीएस आएगा, 194I में इस पर टीडीएस नहीं आएगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस सेक्शन के अंदर जो आखिरी पॉइंट है, लमसम लीज प्रीमियम अगर आप दे रहे हो, क्या दे रहे हो?
लमसम लीज दे रहे हो तो क्या उस पर भी टीडीएस आएगा? नहीं, उस पर टीडीएस नहीं आएगा। लमसम जो लीज देते हो ना, 50 साल के लिए लीज पे ले लिया कुछ, 100 साल के लिए लीज पे ले लिया कुछ, तो क्या उस पर भी टीडीएस आएगा? उस पर 194I का टीडीएस नहीं आएगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वन क्या है सर? नेक्स्ट वन है 194IA। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, लैंड, बिल्डिंग, कुछ भी खरीद रहे हो, दोनों में से लैंड या बिल्डिंग अदर देन रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, सिर्फ रूरल एग्रीकल्चर लैंड को छोड़कर बाकी किसी भी किस्म की लैंड पूरी दुनिया में कहीं भी खरीद रहे हो, ये चीज दिमाग में रखना, पूरी दुनिया में कहीं भी खरीद रहे हो, आप खरीदने वाले हो, डिडक्टर खरीदने वाला है, सामने वाला रेजिडेंट होना चाहिए। बस सामने वाला कौन होना चाहिए? रेजिडेंट होना चाहिए। तो क्रेडिट या पेमेंट विचएवर इज अर्लियर, जो भी पहले होगा उस पे 1% टीडीएस मुझे काटना पड़ेगा। 1% किसका? कंसिडरेशन का या स्टैंप ड्यूटी वैल्यू का, विचएवर इज हायर। या तो कंसिडरेशन या तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, दोनों में से जो भी हायर है उसका 1% टीडीएस हमको काटना पड़ेगा। ठीक है, क्या खरीदते समय? लैंड या बिल्डिंग खरीदते समय। अच्छा, अगर दोनों के दोनों 50 लाख से कम है, मतलब कंसिडरेशन भी 50 लाख से कम है और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू भी 50 लाख से कम है, दोनों के दोनों 50 लाख से कम है, तो फिर आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर आपका कंसिडरेशन 45 लाख से और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 42 लाख से, नो टीडीएस। लेकिन अगर आपका कंसिडरेशन 45 लाख से और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 55 लाख से, तो फिर 100% आपको टीडीएस काटना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में से एक भी अगर 50 लाख या उससे ज्यादा हो गया, 50 लाख या उससे ज्यादा, एग्जैक्ट 50 लाख पे भी टीडीएस कटेगा। ये चीज दिमाग में रखना। अब इसमें एक अमेंडमेंट आया है, पहले वो चीज बोल देता हूं और फिर इस सेक्शन के आखिरी चीज के ऊपर आता हूं मैं। ठीक है, अब इसमें क्या अमेंडमेंट आया है, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, बारीकी से, बहुत बारीकी से सुनना मेरी बात। यहां पर भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना पड़ेगा। अमेंडमेंट क्या है? मान लो हम दो बायर है, हस्बैंड और वाइफ मिलकर एक आदमी से घर खरीद रहे, तो और मैं 30 लाख दे रहा हूं, मेरी बीवी 30 लाख दे रही है। गवर्नमेंट बोलती है दोनों बायर को मर्ज करके चेक करो 50 लाख हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो टीडीएस काटना पड़ेगा। मान लो मैं एक बायर हूं और सामने दो सेलर है, हस्बैंड वाइफ सेलर है, और एक सेलर को मैं एक ही हूं, एक सेलर को मैं 30 लाख दे रहा हूं, दूसरे सेलर को मैं 30 लाख दे रहा हूं। गवर्नमेंट बोलती है सारे सेलर को भी मर्ज करके चेक करो 50 लाख क्रॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सारे बायर को भी मर्ज चेक करो, पहले बायर को मर्ज करो, चेक करो 50 लाख क्रॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो काटो, अगर बायर को मर्ज करने पर नहीं हो रहा है तो सेलर को मर्ज करो और चेक करो 50 लाख क्रॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो काटो। इट इज एज सिंपल एज दिस। ठीक है, ये अमेंडमेंट आ गया, यहां पर आप चेक कर सकते हो। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इस पे क्वेश्चन बन सकता है, केयरफुल रहना। नेक्स्ट सर, जब आप बोलते हो कंसिडरेशन, तो कंसिडरेशन में क्या क्या आ जाएगा? अरे सब कुछ आ जाएगा, घर खरीदने से रिलेटेड जो भी है। मिसाल के तौर पर आजकल घर खरीदना मतलब आसान काम है क्या? कि 50 किस्म की मगजमारी है उसके अंदर 50 किस्म के चार्जेस आते हैं। क्लब मेंबरशिप चार्ज, कार पार्किंग फी, इलेक्ट्रिसिटी वाटर फैसिलिटी, मेंटेनेंस फी, एडवांस फी, एनी अदर चार्ज। अरे बहुत सारे चार्जेस लगाते हैं यार घर खरीदते समय। तो अगर आप घर खरीदते समय जो भी पेमेंट कर रहे हो उस घर से रिलेटेड, वो सब इंक्लूड करोगे कंसिडरेशन में और फिर पता लगाओगे 50 लाख क्रॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले सेक्शन की तरफ। बहुत जबरदस्त सेक्शन है ये अगला वाला भी, रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सर रेंट तो हो गया ना, अभी कितनी बार रेंट आएगा सर? नहीं, ये सेक्शन उस रेंट के लिए है जो 194I में नहीं कवर्ड है, उन इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए जो 194I में नहीं कवर्ड है। मुझे बताइए 194I में इंडिविजुअल एचयूएफ कब कवर नहीं होता है? अगर 194I में इंडिविजुअल एचयूएफ जब कवर नहीं होगा तो 194IB में आएगा। पहला प्रायोरिटी 194I को ही देना है। आई में नहीं कवर होगे तो आईबी में आ जाना। तो सर आईबी में कब आओगे सर? आई में कब कवर नहीं होता है सर एक इंसान और एक एचयूएफ? जब उसका बिजनेस का लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से क्रॉस नहीं हो रहा है, या प्रोफेशन का ग्रॉस रिसीट 50 लाख क्रॉस नहीं हो रहा है, तो वो इंसान और एचयूएफ आई में कवर नहीं होता है। तो वैसे इंसानों को गवर्नमेंट ने यहां पर एच में आईबी में डाल दिया है। ठीक है, तो वैसे इंसानों को, मिसाल के तौर पर मैं नौकरी कर रहा हूं या मेरा बिजनेस ही नहीं है, तो फिर तो मैं आई में आ ही नहीं सकता हूं। इंडिविजुअल या एचयूएफ अगर बिजनेस ही नहीं कर रहा है तो वो तो आई में आ ही नहीं सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि आई में आने के लिए इंडिविजुअल एचयूएफ का बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। अब बिजनेस ही नहीं कर रहा है तो आई में कैसे आएगा? तो उस केस में आपको यहां पर आईबी में जगह मिल जाएगी। इंडिविजुअल एचयूएफ जो आई में कवर नहीं है वो आईबी में काटेगा। कब काटेगा, कितना काटेगा, क्या काटेगा, सब देखते एक एक करके। टीडीएस किसका कटेगा? रेजिडेंट का कटेगा। कितना कटेगा? 30 सितंबर तक 5% था, 1 अक्टूबर से इसको भी घटाकर सरकार ने 2% कर दिया। यहां पर भी सरकार ने रिलैक्सेशन दे दिया 2% का। कब कटेगा वो बाद में बताता हूं। थ्रेशोल्ड क्या है? अगर 50,000 रुपए तक का रेंट है तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। मतलब रेंट शुड एक्सीड 50,000 रुपीज पर मंथ। पर मंथ का रेंट 50,000 से ज्यादा होना चाहिए। पर मंथ रेंट अगर 50,000 से ज्यादा है तो टीडीएस काटना पड़ेगा, अदरवाइज टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है।
कब कटेगा? हर मंथ कटेगा? नहीं नहीं नहीं, यहां पर लास्ट मंथ में टीडीएस काटने का, या अगर घर उससे पहले छोड़ के जा रहा है किराएदार तो तब काटने का। दिसंबर में छोड़ के जा रहा है तो दिसंबर, अगर नहीं छोड़ के जा रहा है तो मार्च में काटो। तो लास्ट मंथ और द मंथ इन विच द प्रॉपर्टी इज वेकेटेड विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले होगा उस हिसाब से आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। अच्छा, अगर सामने वाला पैन नहीं देगा तो सर, सामने वाला पैन नहीं देगा तो 20% काटने का, बट इट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द रेंट ऑफ लास्ट मंथ। अगर लास्ट मंथ का रेंट जितना भी है उससे ज्यादा टीडीएस नहीं होगा। मिसाल के तौर पर 60,000 रुपया पर मंथ रेंट है, तो पूरे साल का कितना हो जाएगा? 7,20,000 रुपीज। अब 7,20,000 का 2% कितना होता है? 14,400 रुपए। अब 14,400 रुपए का कितना टीडीएस काटना है, लेकिन अगर सामने वाला पैन नहीं दे रहा है तो 20% काटना पड़ेगा। अब 7,20,000 का 20% कितना होता है? 1,44,000 रुपीज। अब मुझे बताओ, लास्ट मंथ का रेंट ही 60,000 है, तो 60,000 में से 1,44,000 कैसे काटू मैं, बताओ मुझे। तो ऐसे केस में अगर सामने वाला पैन नहीं देता है तो आप लास्ट मंथ का जितना रेंट है, कितना रेंट है लास्ट मंथ का? 60,000, उतना टीडीएस काट के छोड़ दो। मतलब लास्ट मंथ में लैंडलॉर्ड को बोलो, बेटा तेरे को कुछ नहीं मिलेगा, तेरा पूरा पैसा टीडीएस के तौर पर सरकार के पास चला जा चुका है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ अगला जो सेक्शन है ना, वो हम लोग ने ऑलरेडी कैपिटल गेन्स में कवर कर लिया था, लेकिन मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं। 194 आईसी जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, याद है? वो बिल्डर आता है, आपका घर ले लेता है, आपकी जमीन देता है, फिर आपको पैसे देता है और फिर बाद में बोलता है कि मैं आपको इसके ऊपर एक बड़ा बिल्डिंग बना के उसमें आपको बहुत सारे घर दे दूंगा, बहुत सारे फ्लैट्स दे दूंगा। तो वो जो मुझे पैसा दे रहा है ना, तो वो उस पर टीडीएस काटता है। जो घर देगा उस पर टीडीएस नहीं काटेगा, जो पैसा दे रहा है ना उस पर टीडीएस काटेगा। कौन काटेगा? डिडक्टर। डिडक्टर कौन है? बिल्डर है। किसका टीडीएस कटेगा? रेजिडेंट का। रेजिडेंट मैं हूं, ठीक है, मैं जो घर दे रहा है उसका टीडीएस कटेगा। कब कटेगा? क्रेडिट या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। कितने पे कटेगा? 10% ऑन कैश पोर्शन। जो पैसा दे रहा है उस पर टीडीएस कटेगा। जो घर देने वाला है वो मुझे 10 साल बाद, 5 साल बाद जब भी देगा उस पर वो टीडीएस नहीं काटेगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। आगे बढ़ते 194J के अंदर, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और यहां पर भी रेफर नोट एप्लीकेबल है। तो डिडक्टर के वहां पर रेफर नोट एप्लीकेबल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर छोटा इंडिविजुअल है, छोटा एचयूएफ है, तो उसको यहां पर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। पिछले साल का बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ से कम है या 50 लाख से कम है तो उसको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। कब कटेगा टीडीएस, कौन काटेगा, एक्सेट्रा देखते हैं। किसका टीडीएस कटेगा? यहां पर रेजिडेंट का टीडीएस कटेगा। कब कटेगा? क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले होगा। अब यहां पर मल्टीपल लोग कवर्ड है। पहले यहां पर कौन कौन कवर्ड है वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर प्रोफेशनल फीस कवर्ड है, यहां पर टेक्निकल फीस कवर्ड है, यहां पर रॉयल्टी कवर्ड है, यहां पर नॉन कंपीट फीस कवर्ड है, और यहां पर डायरेक्टर को जो सैलरी के ऊपर अलग से देते हो ओवर एंड अबाउट सैलरी, वो भी कवर्ड है। डायरेक्टर को जो सैलरी दोगे, कंपनी के डायरेक्टर को जो सैलरी दोगे वो तो चला जाएगा उसका 192 में, सैलरी के टीडीएस में, लेकिन सैलरी के ऊपर अगर कुछ दे रहे हो तो उसका टीडीएस यहां पे कटता है। अब सबका रेट मैं आपको बताता हूं। बाय डिफॉल्ट यहां पर रेट 10% है, लेकिन कॉल सेंटर बिजनेस वाले को पेमेंट कर रहे हो तो 2% टीडीएस काटना है। टेक्निकल सर्विस के लिए भी 2% काटना है, और सिर्फ एक किस्म की रॉयल्टी, सिर्फ एक किस्म की रॉयल्टी के लिए 2%। वो कौन सी वाली है? वो सिनेमैटोग्राफिक फिल्म से रिलेटेड अगर डिस्ट्रीब्यूशन या एग्जीबिशन ऑफ फिल्म से रिलेटेड रॉयल्टी है तो उस पर 2% काटना है। तो 2% याद रख लो, बाकी सबके लिए 10% ही है। क्या क्या 2% है? कॉल सेंटर वालों को पेमेंट कर रहे हो तो 2% है, टेक्निकल सर्विस के लिए हमेशा 2%, और रॉयल्टी सिर्फ एक किस्म की रॉयल्टी के ऊपर 2% है जो फिल्म से रिलेटेड है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब थ्रेशोल्ड कितना है सर? थ्रेशोल्ड जो है ना सबके लिए सेपरेटली 30,000 है। प्रोफेशनल फीस के लिए 30,000, टेक्निकल फीस के लिए 30,000, रॉयल्टी के लिए 30,000, नॉन कंपीट फीस के लिए 30,000, लेकिन जो डायरेक्टर को देते हो ना उसके लिए कोई थ्रेशोल्ड ही एप्लीकेबल नहीं है। जो डायरेक्टर को पे करोगे बोर्ड पे देखो उसके लिए कोई भी थ्रेशोल्ड एप्लीकेबल नहीं है। बाकी सबके लिए 30,000 रुपीज की सेपरेट लिमिट एप्लीकेबल है, ये चीज दिमाग में रखना, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो और अगर आप पर्सनल पर्पस के लिए कुछ पेमेंट कर रहे हो, जैसे 194C में भी था, याद है 194C में भी था कि इंडिविजुअल एचयूएफ को पर्सनल पर्पस के लिए कुछ पेमेंट कर रहे हो तो उसका टीडीएस नहीं आएगा। तो यहां पर भी वैसा ही है, इंडिविजुअल एचयूएफ को अगर पर्सनल पर्पस के लिए कुछ पेमेंट कर रहे हो तो टीडीएस नहीं आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन या स्पोर्ट्स से रिलेटेड किसी को भी पेमेंट करते हो तो सबका टीडीएस यहीं पे आएगा। जैसे स्पोर्ट्स पर्सन को दे रहे हो, अंपायर को दे रहे हो, रेफरी को दे रहे हो, कोच को दे रहे हो, ट्रेनर को दे रहे हो, टीम फिजिशियन को दे रहे हो, फिजियोथेरेपिस्ट को दे रहे हो, इवेंट मैनेजर, कमेंटेटर, एंकर, स्पोर्ट्स कॉलमनिस्ट, इन सबको जो भी पेमेंट कर रहे हो वो सब कुछ आपका 194J के अंदर ही टीडीएस आएगा 10% के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट वाला, जो इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल्स को क्लेम सेटल करने के लिए पैसा देती है। देखो मैं पेशेंट हूं, मैं हॉस्पिटल गया, अब मेरा मेडिक्लेम है तो मैंने हॉस्पिटल को बोला कि मेरे को एडमिट करो, और मैं हॉस्पिटल ने मुझे एडमिट किया, 4-5 दिन में हॉस्पिटल में था, मेरा इलाज हो गया। उसके बाद हॉस्पिटल बोलता है पैसा दो, मैं बोला पैसा मैं क्या को दूं, पैसा तुमको इंश्योरेंस कंपनी देगी, मैंने मेडिक्लेम लिया है तो इंश्योरेंस कंपनी अब आपको पैसा दे रही है। अब जब इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा दे रही है तो उसका टीडीएस कौन काटेगा? इंश्योरेंस कंपनी काटेगी, और कौन काटेगा, ठीक है। उसको बोला जाता है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। वो थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं
ना वो हॉस्पिटल के बिहाफ पे काम करते हैं, क्लेम सेटल वेटल करने का काम होता है उनका, ठीक है। तो एक डिपार्टमेंट है हॉस्पिटल का सेपरेटली, तो वो लोग टीडीएस आपका काटेंगे। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर खरीदते हो, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर खरीदते हो, मान लो मैंने आपसे एक सॉफ्टवेयर खरीदा, आपने भी वो सॉफ्टवेयर किसी और से खरीदा। अब आपने जब जिससे खरीदा था तो आपने उसका टीडीएस काटा था, और उसके बाद आपने मुझे वो सॉफ्टवेयर है ना ऐसे ही दे दिया, बिना उसमें कोई बदलाव करे, बिना कोई मॉडिफिकेशन करे, वो सॉफ्टवेयर आपने मुझे ऐसे ही दे दिया, तो उसके ऊपर मुझे टीडीएस नहीं काटना है, चेक कर लेना, ठीक है। कब कंडीशन क्या है, जब आपने सॉफ्टवेयर खरीदा था तो आपने टीडीएस काटा था और आपने मुझे बिना मॉडिफिकेशन करे बेच दिया, तो फिर मुझे टीडीएस आपका काटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वाला 194K, ये क्या है सर? ये म्यूचुअल फंड कंपनी जो आपका टीडीएस काटती है। मैंने म्यूचुअल फंड खरीदा, म्यूचुअल फंड कंपनी मुझे क्या देगी? डिविडेंड विविडेंड देगी, ठीक है, कुछ ना कुछ पैसा देगी ना, तो उसके ऊपर टीडीएस यहां पर कटेगा। कौन काटेगा? म्यूचुअल फंड कंपनी काटेगी, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया काटेगी। किसका टीडीएस काटेगी? रेजिडेंट का टीडीएस काटेगी। कितना, कब काटेगी? क्रेडिट या पेमेंट विचएवर इज अर्लियर, 10% का टीडीएस है। पूरे साल का थ्रेशोल्ड कितना है? 5,000 रुपया। पूरे साल का अगर 5,000 क्रॉस हो जाता है तो म्यूचुअल फंड कंपनी को टीडीएस काटना मैंडेटरी हो जाता है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वाला 194LA, अगर कंपलसरी एक्विजिशन हो जाता है आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी का, इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब लैंड एंड बिल्डिंग का कंपलसरी एक्विजिशन होता है, तो गवर्नमेंट आपका टीडीएस काटेगी। कब काटेगी, कितना काटेगी, किस पे काटेगी, किस पे नहीं काटेगी, वो सब बता रहा हूं। एग्रीकल्चरल लैंड पे टीडीएस नहीं काटेगी गवर्नमेंट, बाकी किसी भी किस्म के लैंड या बिल्डिंग का अगर गवर्नमेंट कंपलसरी एक्विजिशन करती है तो वो आपका टीडीएस काटेगी। कौन काटेगा? एनी पर्सन, एनी पर्सन में गवर्नमेंट ही होगा। कंपलसरी एक्विजिशन गवर्नमेंट ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता है। किसका टीडीएस कटेगा? रेजिडेंट का टीडीएस कटेगा। टाइम क्या है सर? पेमेंट पे कटेगा। कितना कटेगा? 10% कटेगा और थ्रेशोल्ड पूरे साल का 2.5 लाख रुपया, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ नेक्स्ट सेक्शन बहुत ही जबरदस्त सेक्शन है, 194M। 194M क्या बोलता है? 194M ना सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए, ये चीज दिमाग में रखना। जैसे 194IB कैसा रेंट वाला सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए था, ये भी सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए है। यहां पर कौन से इंडिविजुअल एचयूएफ आएंगे पता है? 194M में यहां पर वो इंडिविजुअल एचयूएफ आएंगे जो 194C में नहीं आ पा रहे, 194H में नहीं आ पा रहे, 194J में नहीं आ पा रहे। अगर आप उस सेक्शन में कवर नहीं हो रहे हो तो आपको यहां आना है। अगर आप उन 3 सेक्शन में कवर हो रहे हो तो फिर यहां पर आने की जरूरत नहीं है। अगर आप वहां नहीं कवर हो रहे हो तो यहां पर आ जाओ। 194C क्या था? कॉन्ट्रैक्ट था। 194H क्या था? कमीशन था। 194J क्या था? प्रोफेशनल फीस था, अभी अभी जो देखा अपन ने। तो अगर उन सेक्शंस में आप बच जा रहे हो तो आपको फिर यहां आना पड़ेगा। अब अपने को चेक करना पड़ेगा उन सेक्शन में आप कब बचते हो। इंडिविजुअल एचयूएफ कब बचता है? देखो 194C में इंडिविजुअल एचयूएफ 2 कारणों से बचता है। एक तो उसका पिछले साल का टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख से कम है तो बच जाएगा, यस, क्योंकि वहां रेफर नोट का कंडीशन एप्लीकेबल है। दूसरा, अगर 194C में पर्सनल पर्पस है तो भी बच जाएगा। तो अगर वहां बच गया तो गवर्नमेंट बोलती है हम यहां खींच लेंगे, 194M के अंदर छोड़ेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो लेकर रहेंगे। मोकेम्बो के भतीजे हैं, ठीक है। वो अंदाज अपना अपना मूवी देखा है कि नहीं आपने? उसमें क्राइम मास्टर गोगो आता है, मोकेम्बो का भतीजा हूं, कुछ ना कुछ तो लेकर जाऊंगा, छोड़ने नहीं वाला हूं तुमको, ठीक है। तो वैसी सरकार भी मोकेम्बो की भतीजी है, कुछ ना कुछ तो लेंगे, छोड़ेंगे नहीं इतनी आसानी से, ठीक है। 194H किन किन कारणों से एप्लीकेबल नहीं है? एक तो पिछले साल का टर्नओवर अगर 1 करोड़ या 50 लाख से कम है तो 194H एप्लीकेबल नहीं। लेकिन पर्सनल पर्पस के लिए दोगे तो 194H एप्लीकेबल है। पर्सनल पर्पस के लिए 194H एप्लीकेबल नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है 194H में। पर्सनल पर्पस 194C में लिखा है, पर्सनल पर्पस 194J में लिखा है, H में नहीं लिखा है, ठीक है। सिमिलरली जे कब एप्लीकेबल नहीं? जे भी वही 2 कारणों के लिए एप्लीकेबल नहीं है जिसके लिए 194C एप्लीकेबल नहीं था। एक तो टर्नओवर कम है या पर्सनल पर्पस है। तो अगर आप उन 3 सेक्शनों में से कोई भी सेक्शन में नहीं आ रहे हो या एक आध सेक्शन में आ रहे हो, दूसरे में नहीं आ रहे हो, ऐसे भी मतलब अगर वहां नहीं आ रहे हो तो यहां आना है, ठीक है। और यहां पर कितना लिमिट है आपका? यहां पर लिमिट बहुत ज्यादा है। 194M में जो लिमिट है इंडिविजुअल एचयूएफ की, टीडीएस काटने वाला इंडिविजुअल एचयूएफ कब? जब C, H और J में नहीं आता है तो यहां पर आ जाओ। इसका टीडीएस कटेगा? रेजिडेंट का। कब कटेगा? क्रेडिट या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। कितना कटेगा? 5% टिल 30 सितंबर। यहां पर भी अमेंडमेंट आ गया, 1 अक्टूबर से यहां पर 2% कर दिया, ठीक है। पहले 5% था, 1 अक्टूबर से 2% कर दिया। अब पूरे साल का अगर पेमेंट अप टू 50 लाख है तो नो टीडीएस। तो यहां पर थ्रेशोल्ड बहुत बड़ा है, 50 लाख रुपए तक का पेमेंट करोगे तो भी कोई टीडीएस नहीं, 50 लाख क्रॉस होता है तो टीडीएस एप्लीकेबल होगा। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन देख रहे हो तो अगर 194C में आते हो तो यहां आ ही नहीं सकते हो। अगर आप कमीशन देख रहे हो तो पहले H में चेक करो, H में आ सकते हो तो यहां नहीं आओगे। प्रोफेशनल फीस देख रहे हो तो J में चेक करो, J में आ रहे हो तो फिर यहां नहीं आ सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। पहले वो चेक करना है, वहां नहीं आ रहे हो तो यहां आना है, ये केयरफुल रहना, ठीक है। पहले तो प्रायोरिटी उन्हीं 3 को देना है, वहां अगर नहीं आ पा रहे हो तो यहां पर आना पड़ेगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब ये जो 3 सेक्शन है ना, उसमें आपको टैन भी लेने की जरूरत नहीं है। जनरली टीडीएस काटने के लिए आपको टैक्स डिडक्शन नंबर लेना पड़ता है, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, जिसको हम शॉर्टकट में टैन बोलते हैं। लेकिन यहां पर आपको टैन लेने की जरूरत भी नहीं है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। 194N जो है टीडीएस ऑन कैश विड्रॉवल। अगर आप बैंक से या कोऑपरेटिव बैंक से या पोस्ट ऑफिस से जाकर पैसा विड्रॉ करते हो
तो ये लोग आपका टीडीएस काटेंगे। कौन काटेगा? ये 3 लोग आपका टीडीएस काटेंगे जिनका नाम मैंने अभी लिया, ठीक है। किसका टीडीएस काटेंगे? एनी पर्सन में रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट सब आ जाएंगे। कितना काटेंगे वो मैं बताता हूं। टाइमिंग ऑफ डिडक्शन क्या है? पहले पेमेंट पे काटेंगे, जब भी विड्रॉ करोगे तब टीडीएस कटेगा। अब कितना काटेंगे? अब जरा ध्यान से सुनना, यहां पर रेट और थ्रेशोल्ड बहुत ध्यान से सुनना। अगर आप पूरे साल में 1 करोड़ रुपए तक विड्रॉ करते हो तो कोई भी टीडीएस नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही 1 करोड़ रुपए से ज्यादा विड्रॉ करते हो तो यहां पर टीडीएस आपका एक्सेस अमाउंट पे आता है। ये चीज दिमाग में रखना। कितने अमाउंट पे आएगा? एक्सेस अमाउंट पे। वो भी कितना आएगा? वो भी सिर्फ 2% आएगा। कितना? 2%। तो यहां पर अगर आप जाकर 1.5 करोड़ रुपया विड्रॉ करोगे तो 1.5 करोड़ पे 2% नहीं आएगा, सिर्फ 50 लाख रुपीस के ऊपर 2% आएगा। ये चीज दिमाग में रखना। सिर्फ एक्सेस अमाउंट पे यहां पर टीडीएस आता है, यहां पर पूरे अमाउंट पे टीडीएस नहीं आता है, ठीक है। ये चीज एक चीज, पहली चीज आपको दिमाग में रखनी है। दूसरा, अगर सामने वाला जो कस्टमर है वो अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उसके लिए लिमिट 1 करोड़ से बढ़ाकर सरकार ने 3 करोड़ कर दिया। तो पहली चीज दिमाग में रखो, अगर एक नॉर्मल कस्टमर आके विड्रॉ करता है तो उसके लिए लिमिट 1 करोड़ है। कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसा कस्टमर आके पैसा विड्रॉ करता है तो उसके लिए लिमिट 3 करोड़ है, ठीक है। अब कितना टीडीएस काटना है? 2% काटना है। जैसे ही 1 करोड़ क्रॉस हो जाएगा तो एक्सेस अमाउंट पे 2% काटना है। जैसे ही 3 करोड़ क्रॉस हो जाएगा तो एक्सेस अमाउंट पे 2% काटना है, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना। अगर आपने पिछले 3 साल का रिटर्न नहीं भरा है, पिछले 3 साल का अगर इनकम टैक्स रिटर्न आपने नहीं भरा है तो फिर आपके लिए लिमिट भी बदल जाएगी, रेट भी बदल जाएगा। तो फिर आपके लिए लिमिट क्या है पता है? 20 लाख रुपए तक माफ है और 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक 2% है और 1 करोड़ के ऊपर 5% है, ठीक है। और वैसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी वालों के लिए 3 करोड़ है। अब मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। अगर कस्टमर ने पिछले 3 साल का रिटर्न नहीं भरा है तो फिर उस केस में क्या होगा पता है? कस्टमर के केस में अगर वो अब 1 करोड़ अब वो 1.5 करोड़ रुपए विड्रॉ करता है, ऐसा सोचो, और वो कस्टमर ने पिछले 3 साल का रिटर्न नहीं भरा है तो 1.5 करोड़ विड्रॉ किया तो कैसे होगा? 20 लाख से लेकर 1 करोड़ कितना होता है? 80 लाख। 80 लाख पे 2% और 1 करोड़ के ऊपर कितना होता है? 50 लाख। 50 लाख पे 5%। इस तरीके से टीडीएस काटना पड़ेगा। और कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 20 लाख से लेकर 3 करोड़ तक 2% और 3 करोड़ के ऊपर 5%। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मैं उम्मीद करता हूं सबको यहां पर थ्रेशोल्ड और रेट समझ आ गया होगा, ठीक है। अब कुछ लोगों के लिए सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। अगर पैसा गवर्नमेंट विड्रॉ करती है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। बैंक विड्रॉ करता है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस या बैंक के कोई करस्पॉन्डेंट विड्रॉ करते हैं तो एप्लीकेबल नहीं है। या व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर वाले अगर विड्रॉ करते हैं तो भी एप्लीकेबल नहीं है। व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर क्या होता है मैंने क्लास में बताया था, एक बार फिर से बता देता हूं। ये थर्ड पार्टी एटीएम ऑपरेटर्स होते हैं जो बैंक के बिहाफ पे एटीएम मेंटेन करते हैं, बैंक से पैसा लेते हैं, उसमें पैसा डालते हैं। बैंक खुद का एटीएम बनाने के बदले ये व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स लोगों को अपना काम दे देती है, ठीक है। तो वो लोग उनके बिहाफ पे सारा का सारा एटीएम मेंटेन करते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है। उसके लिए अगर वो पैसा विड्रॉ करते हैं तो उस पर टीडीएस नहीं आएगा। नाउ नेक्स्ट सेक्शन 194P, ये कुछ स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन के लिए रिलैक्सेशन है कि अगर कुछ स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन कुछ स्पेसिफाइड इनकम कमाएंगे और अगर बैंक ने उनका टीडीएस काट दिया तो फिर उस केस में उन अंकल लोगों को, उन सीनियर सिटीजन लोगों को रिटर्न ऑफ इनकम भरने की जरूरत नहीं है। अब वो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है कौन? सबसे पहले वो रेजिडेंट होना जरूरी है और उनकी एज 75 ईयर्स या उससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। रेजिडेंट प्लस एज 75 ईयर्स या उससे ज्यादा, प्लस ये अंकल लोग, आंटी लोग स्पेसिफाइड बैंक से, कुछ स्पेसिफाइड बैंक से इंटरेस्ट और पेंशन छोड़कर और कुछ नहीं कमाना चाहिए। पेंशन और इंटरेस्ट दोनों सेम बैंक से आना चाहिए। पता चल रहा है पेंशन एसबीआई से आ रहा है और इंटरेस्ट कहां से आ रहा है? इंटरेस्ट आ रहा है आईसीआईसीआई से, नहीं चलेगा। दोनों सेम बैंक से अगर कमा रहे हो तो आप स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन कहलाए जाओगे, ठीक है। तो एक अंकल है, उनकी एज कितनी है? 75 ईयर्स कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। साथ साथ में वो अंकल क्या कमाना चाहिए? एक ही बैंक से इंटरेस्ट, एक ही बैंक से पेंशन कमाना चाहिए। वो स्पेसिफाइड बैंक होना चाहिए, गवर्नमेंट उसको अप्रूव करेगी स्पेसिफाइड है कि नहीं है, ठीक है। और एक बार ये कंडीशन फुलफिल हो गया उसके बाद बैंक उनका टीडीएस काटेगी। कैसे? बैंक उनका इनकम कंप्यूट करेगी, सारे चैप्टर 6 से के डिडक्शन अगर उनको है, अगर वो ओल्ड रेजिम फॉलो कर रहे हो तो चैप्टर 6 से मिलेगा, न्यू रेजिम फॉलो कर रहे हो तो न्यू रेजिम में तो 1-2 चैप्टर 6 से मिलता है, बाकी तो मिलता नहीं है। तो वो सारा का सारा डिडक्शन बैंक उनको देगी, ठीक है। और उसके बाद 87 का रिबेट है तो वो भी देगी और उसके बाद बैंक उनका टीडीएस काटेगी। एक बार बैंक ने उनका टीडीएस काट दिया उसके बाद उन अंकल और आंटी लोगों को, जो बहुत ही बुजुर्ग लोग हैं, उनको क्या परेशान करेंगे इस एज में यार? 75 साल की उम्र में क्या रिटर्न भरवाते बैठेंगे उनसे, जबकि वो कोई इनकम भी नहीं कमा रहे हैं, ना पेंशन और इंटरेस्ट के अलावा एक बैंक के अंदर और कुछ आ नहीं रहा है, उनकी कोई इनकम ही नहीं है। तो उनको गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दे दिया, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब अगला वाला सेक्शन 194Q, ये हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। जब हम लोग 2060-1H देखेंगे ना, उसके साथ 194Q का लॉजिक बैठेगा, नहीं तो इसका लॉजिक आपको बैठेगा नहीं, ठीक है। 194R की तरफ बढ़ते हैं। 194R क्या है सर? 194R में
अगर आप बिजनेस में किसी को कोई बेनिफिट या परक्विजिट दे रहे हो तो उसका टीडीएस आपको काटना पड़ेगा। बिजनेस में कोई बेनिफिट या परक्विजिट दे रहे हो, सामने वाले बंदे ने आपको एक अच्छा प्रोडक्ट दिया, आप बहुत खुश हो गए, तो खुशी में आपने उसको एक गाड़ी गिफ्ट कर दी, या खुशी में आपने उसको एक हॉलीडे गिफ्ट कर दिया, खुशी में आपने उसको कोई आईफोन दे दिया या मैकबुक दे दिया, तो ये जो बिजनेस में आप खुशी में दे देते हो कुछ भी उठा उठा के, तो उसका आपको यहाँ पर टीडीएस काटना पड़ेगा। लेकिन इंडिविजुअल, छोटे इंडिविजुअल एचयूएफ को गवर्नमेंट ने यहाँ पर बचा लिया है। छोटा इंडिविजुअल एचयूएफ मतलब वो रेफर नोट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ भी एप्लीकेबल है। अगर इंडिविजुअल एचयूएफ छोटा है तो उसके लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। मतलब अगर इंडिविजुअल एचयूएफ का बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ तक है या प्रोफेशन का ग्रॉस रिसीट 50 लाख तक है तो उसके लिए सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो अब सामने वाला कौन होगा? सामने वाला रेजिडेंट होगा। टीडीएस कब काटेंगे? बिफोर रिलीजिंग द परक्विजिट। जब परक्विजिट आप रिलीज करोगे उससे पहले टीडीएस काटोगे। कितना काटोगे? 10% टीडीएस काटोगे। अब थ्रेशोल्ड क्या है? 20,000 रुपए की थ्रेशोल्ड है। कितनी थ्रेशोल्ड है? 20,000 रुपीज की थ्रेशोल्ड बना के रखी है सरकार ने यहाँ पर। अब यहां पर अगर सामने वाले को जो विनिंग दे रहे हो या जो भी आप गिफ्ट विफ्ट दे रहे हो वो काइंड में है, तो आपको देखो वो लॉटरी की तरह क्या करना है। देखो काइंड में तो अभी मैं हॉलीडे दे रहा हूं, उसमें से टीडीएस कैसे काटू यार? मैं आईफोन दे रहा हूं, उसमें से टीडीएस कैसे काटू? तो उसमें आपको क्या करना था, याद करो, इंश्योर करना था कि सामने वाले ने टैक्स बराबर भर दिया है कि नहीं भर दिया है। सामने वाला भर देगा, उसके बाद ही आपको उसको रिलीज करना है। ये जो भी आप दे रहे हो उसके पहले आप उसको ये रिलीज नहीं कर सकते हो। गिफ्ट रिलीज करने के पहले आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि सामने वाले ने टैक्स भर दिया। ठीक है, अब अगला सेक्शन, वैसे तो ये सेक्शन अभी एप्लीकेबल नहीं है, ये एप्लीकेबल है अगले साल से 1 अप्रैल 2025 से। अभी एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन ये आया था 2024 फाइनेंस एक्ट में, तो इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। लेकिन ये एप्लीकेबल नेक्स्ट ईयर से है, 1 अप्रैल 2025 से। ठीक है, अब ये क्या है? अगर पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को रेम्यूनरेशन, सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ये सारी चीजें देता है तो पार्टनरशिप फर्म को टीडीएस अब काटना पड़ेगा पार्टनर का। ठीक है, अब पार्टनरशिप फर्म कौन? पार्टनरशिप फर्म में एलएलपी भी आ जाएगा। एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अब सामने वाला कौन होगा? रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट पार्टनर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, दोनों का टीडीएस यहाँ पे कटेगा। अब कब काटना है टीडीएस? जब आप पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट करोगे ये सारी चीजें या उसको पे करोगे, विचएवर इज अर्लियर, जो भी पहले होगा उस टाइम पे आपको टीडीएस काटना है। पार्टनर के अकाउंट में जब क्रेडिट करोगे या पार्टनर के अकाउंट में जब पे करोगे, जब भी पे करोगे उसके अकाउंट में या क्रेडिट करोगे, विचएवर चलिए टीडीएस काटना होगा। कितना काटना होगा? 10% काटना होगा। थ्रेशोल्ड क्या है? थ्रेशोल्ड 20,000 रुपए है। कितनी है? 20,000 रुपए का थ्रेशोल्ड है। अब 197 और 197 ए आर नॉट एप्लीकेबल, वो थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, अभी आपको समझ नहीं आएगा। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर दिमाग में रखना, जब भी आप कोई पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को कोई इंटरेस्ट या रेम्यूनरेशन देगा उस पर उसको टीडीएस काटना है। उसको ये नहीं चेक करना है कि कितना टैक्सेबल है कितना माफ है, ये सब चेक करते नहीं बैठना है। मिसाल के तौर पर आप एक पार्टनर हो, मैं एक पार्टनरशिप फर्म हूं, आपने मुझे 10 लाख रुपए का कैपिटल दिया है, मैं आपको 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट दे रहा हूं, लेकिन देखो फर्म को अलाउ तो सिर्फ 1,20,000 ही है, फर्म को थोड़ी पूरा अलाउड है, सिर्फ 12% ही अलाउ होता है ना, उससे तो अलाउ नहीं होता है। तो टीडीएस क्या 12% पे काटूंगा कि पूरे अमाउंट पे? टीडीएस पूरे 2 लाख पे, जो पे किया, जो क्रेडिट किया उस पे पूरे पे टीडीएस काटना है। आपको टीडीएस काटते समय ये नहीं चेक करना है सामने वाले के हाथ में कितना टैक्सेबल है, फर्म को कितना डिडक्शन मिलेगा, ये सब चेक करने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ते कुछ मिसलेनियस प्रोविजंस की तरफ, जो टीडीएस से रिलेटेड मिसलेनियस प्रोविजन है, प्रोसीजरल प्रोविजन। पहला, अगर आप गवर्नमेंट को पे कर रहे हो, किसको? गवर्नमेंट को या आरबीआई को या म्यूचुअल फंड को या कोई ऐसे कॉर्पोरेशन को जिसकी इनकम माफ है, तो इन 4 लोगों को अगर आप पेमेंट कर रहे हो, गवर्नमेंट, आरबीआई, म्यूचुअल फंड या कोई ऐसा कॉर्पोरेशन जिसकी इनकम एग्जेम्प्ट है, आपको टीडीएस काटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। टीडीएस माफ है, माफ है, माफ है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 197, जहां पर पेई, जो पेई है वो असेसिंग ऑफिसर के पास जाकर लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट या नो डिडक्शन सर्टिफिकेट लेकर आ सकता है। अगर उसको लगता है, पेई को लगता है, जिसका मैं टीडीएस काटने वाला हूं, उसको लगता है कि उसकी इनकम बहुत ज्यादा नहीं है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, तो वो असेसिंग ऑफिसर के पास जाएगा, लोअर डिडक्शन या नो डिडक्शन सर्टिफिकेट लेकर आएगा, वो मुझे ला कर देगा। एक बार वो मुझे लोअर डिडक्शन या नो डिडक्शन सर्टिफिकेट दे देगा, उसके बाद मैं उसका टीडीएस नहीं काटूंगा। ये दिया गया है सेक्शन 197 के अंदर, लेकिन उसको असेसिंग ऑफिसर के पास उस चीज के लिए जाना पड़ेगा, अदरवाइज उसको ये बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट वाला, सेल्फ डिक्लेरेशन 15G 15H। इसमें क्या होता है सर? इसमें यह होता है कि आप पेई हो, मैं पेयर हूं, अब आपको असेसिंग ऑफिसर के पास नहीं जाना है, आप मुझे ही सेल्फ डिक्लेयर कर दोगे। आप पेयर को डिक्लेरेशन दे दोगे कि भाई मेरी ज्यादा इनकम नहीं है, मत टीडीएस मत काटो, फिर मैं आपका टीडीएस नहीं काटूंगा। ठीक है, लेकिन ये कुछ गिने चुने सेक्शन के लिए एप्लीकेबल है। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? इंटरेस्ट फ्रॉम सिक्योरिटी, इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी, या रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, या लाइफ इंश्योरेंस, या रेंट, या इंश्योरेंस कमीशन, बस इन गिने चुने सेक्शनों के लिए एप्लीकेबल है, ये सब के लिए एप्लीकेबल नहीं है। प्लस ये कंपनी और फर्म तो अवेल कर ही नहीं सकती है, कंपनी और फर्म के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। प्लस ये नॉन सीनियर सिटीजन के लिए भी नहीं है,
अगर उनकी ये सारी इनकम मिलाकर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को क्रॉस कर जाती है, अगर ये सारी इनकम मिलाकर अगर जवानों की नॉन सीनियर सिटीजन कौन होता है, जवानी होता है ना, और कौन होता है, अगर जवानों की ये सारी इनकम मिलाकर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्रॉस हो जाती है तो फिर उनको ये सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ आगे बढ़ते हैं। सर व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टीडीएस? सर टीडीएस कब भरना होता है? देखो टीडीएस हर महीने का टीडीएस एक पर्टिकुलर डेट को जमा करके एक साथ भरना होता है। कब भरना होता है सर? अप्रैल से लेकर फरवरी तक का जो भी टीडीएस है, अप्रैल में, जून, जुलाई, पहले 11 महीने का टीडीएस 7th ऑफ द फॉलोइंग मंथ, मतलब अप्रैल का टीडीएस आप 7 मई को भरोगे, मई का टीडीएस 7 जून को, जून का टीडीएस 7 जुलाई को, जुलाई का टीडीएस 7 अगस्त को, इस तरीके से भरोगे, ठीक है। और टीसीएस के लिए भी वही डेट है, 7th ऑफ द फॉलोइंग मंथ, ठीक है। मार्च के मंथ का टीडीएस है ना, थोड़ा सा टाइम है आपके पास, 30 अप्रैल तक भर सकते हो, और मार्च के मंथ का टीसीएस के लिए कोई टाइम नहीं एक्स्ट्रा, उसके लिए 7 अप्रैल तक ही भरना है आपको। तो मार्च के मंथ का टीडीएस आप टीडीएस 30 अप्रैल तक का टाइम है आपके पास, और मार्च के टीसीएस के लिए सेम टाइम है 7 अप्रैल। अब ये 3 सेक्शन में आपको थोड़ा सा टाइम लिमिट अलग है, 194 आईए, आईबी और एम। इस केस में आपको ना टीडीएस कब तक डिपॉजिट करना है? विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द टैक्स इज डिडक्टेड। जब भी टैक्स डिडक्ट हुआ है उस मंथ के एंड से 30 डेज के अंदर आपको क्या करना है? टीडीएस को डिपॉजिट करना है, ठीक है। जिस मंथ में डिडक्ट हुआ है उस मंथ के एंड से 30 डेज के अंदर टीडीएस को सरकार को देना है, तब तक दोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। अब टीडीएस का जैसे आप पेमेंट करोगे उसके बाद आपको टीडीएस के रिटर्न्स भी भरने पड़े। जैसे इनकम टैक्स का आप रिटर्न भरते हो ना, जिसमें डिक्लेयर करते हो अपने क्या क्या इनकम कमाई, वैसे टीडीएस का भी रिटर्न भर के आपको डिक्लेयर करना है, कितना काटा, कितना भरा, कब काटा, कब भरा, ये सब डिटेल आपको देनी पड़ेगी। कब तक देनी है सर? 30 जून, 4 बार देना है साल में, क्वार्टरली। 30 जून क्वार्टर का आपको 31 जुलाई तक टीडीएस रिटर्न भरना है, और टीसीएस का 15 दिन पहले 15 जुलाई तक। 30 सितंबर क्वार्टर का 31 अक्टूबर तक, और टीसीएस का आपको 15 दिन पहले अक्टूबर 15 तक। दिसंबर का 31 जैन तक, मतलब 1 महीने बाद भरना होता है बस, और ये टीसीएस वाला 15 दिन बाद। और मार्च के लिए आपके पास ज्यादा टाइम है, 2 महीने का टाइम है, मार्च के लिए 31 मई तक का टाइम है, और यहां पर आपके पास 15 मई तक का टाइम है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब अगर मैंने टीडीएस नहीं काटा, टीडीएस नहीं भरा तो क्या होगा? देखो अभी इसमें आपको चेक करना पड़ेगा आप सीरियस डिफॉल्टर हो या कभी कभी डिफॉल्ट करते हो। अगर आप सीरियस डिफॉल्ट करते हो तो गवर्नमेंट उसको डिफॉल्ट बोलेगी, और फिर गवर्नमेंट आपको एक शो कॉज नोटिस भेजेगी असेसिंग ऑफिसर, और आपको असेसिंग डिफॉल्ट डिक्लेयर कर देंगे, आपके ऊपर इंटरेस्ट, पेनाल्टी और बहुत सारी चीजें लगाएंगे। अगर आप सीरियस डिफॉल्टर हो, तो असेसिंग डिफॉल्ट बनने के पूरे चांसेस है। लेकिन डिले करते हो तो गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट लगा के छोड़ देगी, इंटरेस्ट लगा के छोड़ देगी। डिले किस में डिले करते हो? काटने में डिले करते हो, और पे करने में डिले करते हो, तो आपको गवर्नमेंट इंटरेस्ट लगा के छोड़ देगी। सर डिडक्ट करने में डिले किया तो कितना इंटरेस्ट है? 1% टिल द डेट ऑफ डिडक्शन। जब से काटना चाहिए था तब से लेकर जब काटा तब तक 1% पर मंथ, और पार्ट ऑफ द मंथ आपको इंटरेस्ट लगेगा। 1 महीने का 1%, 1 महीने 2 दिन का भी 1%, 2% सॉरी, क्योंकि 1 दिन भी एक्स्ट्रा हुआ तो पूरा महीने का इंटरेस्ट लगता है। और पेमेंट के लिए क्या टीडीएस है सर? पेमेंट के लिए 1.5% पर मंथ, और पार्ट देयर ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ डिडक्शन टू द डेट ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो पेमेंट के लिए 1.5%। तो देखो आपको बहुत केयरफुली चेक करना है। अगर एओ से नोटिस आ गई, शो कॉज नोटिस, तो फिर आप असेसिंग डिफॉल्ट बन गए, और अगर एक बार आप असेसिंग डिफॉल्ट बन गए तो फिर तो आपकी बैंड बच जाएगी। लेकिन एओ से नोटिस नहीं आई, खुद से डिले हुआ, आपको पता है, आपने डिले किया, आप खुद से इंटरेस्ट भर दो। काटने में डिले किया तो 1% इंटरेस्ट अपनी जेब से खुद से भर दो, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे ऑप्शन होता है इंटरेस्ट भरने का, वहां जाके भर दो। और अगर खुद से डिले हुआ है पेमेंट करने में तो 1.5% पर मंथ का इंटरेस्ट भर के खत्म कर दो। तो दोनों इंटरेस्ट साथ में लगेंगे, ये असेसिंग डिफॉल्ट वाला और ये वाला नहीं, ये दोनों साथ में नहीं लगेंगे, ये दोनों में से कोई भी एक लगेगा। अगर आप एक बार असेसिंग डिफॉल्ट बन गए तो फिर आपको राइट हैंड साइड वाला इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ठीक है। अब पेनाल्टी भी कुछ है यहां पर फॉर नॉट फाइलिंग द टीडीएस रिटर्न। अगर आप टीडीएस का रिटर्न जो है ना, ये वाला जो रिटर्न है वो टाइम पे नहीं भरोगे तो गवर्नमेंट आपके ऊपर कुछ पेनाल्टी मारती है। कितना सर? कुछ फी लगाती है, कुछ पेनाल्टी भी मारती है। 234E में फी लगाती है। अगर आप टीडीएस का रिटर्न टाइम पे नहीं भरोगे तो फी लगेगा। कितना फी लगेगा? 200 रुपया पर डे का फी लगेगा। आपका जून का टीडीएस रिटर्न कब तक भरना है? आपको 31 जुलाई तक भरना है। नहीं भरा तो 1 अगस्त से 200 रुपया पर डे की फी लगना चालू हो जाएगी। बट वो फी आपके टीडीएस या टीसीएस अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकती है। मैक्सिमम आपकी जो फी है वो टीडीएस और टीसीएस अमाउंट तक होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। प्लस फी शैल बी पेड बिफोर फाइलिंग द टीडीएस रिटर्न। टीडीएस रिटर्न भरने के पहले आपको फी पे करना मैंडेटरी है, तब तक आप नहीं भर सकते हो अपना टीडीएस रिटर्न। तो पहले फी पे करो फिर टीडीएस रिटर्न भरो। अब राइट हैंड साइड पे पेनाल्टी है। ये पेनाल्टी क्यों लग रही है सर? अगर आप टीडीएस रिटर्न टाइम पे नहीं भरते हो उसके लिए भी लग रही है, या अगर भर रहे हो तो उसमें गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो उसके लिए भी लग रही है। 2 कारणों से लग रही है। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला फी है ना, एक कारण से लग रहा है। राइट हैंड साइड वाली पेनाल्टी है ना, 2 कारणों से लग रही है। उसमें से एक कारण तो सेम ही है, क्या है? डज नॉट फाइल टीडीएस और टीसीएस रिटर्न ऑन टाइम। डज नॉट फाइल टीडीएस और टीसीएस रिटर्न ऑन टाइम, एक कारण सेम है। दूसरा कारण जो है
फेल्स टू इन्फॉर्म करेक्ट इन्फॉर्मेशन इन द रिटर्न, ये दूसरा कारण है। ठीक है, अब कितनी पेनाल्टी लगती है यहां पर? 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की पेनाल्टी असेसिंग ऑफिसर आपके ऊपर लगाएगा। अब जो पेनाल्टी असेसिंग ऑफिसर लगाएगा आपके ऊपर, उससे बचना है अगर आपको, तो कुछ कंडीशन फुलफिल करने पड़ेंगे। सबसे पहले टीडीएस टीसीएस भर दो, उसके बाद इंटरेस्ट भर दो, उसके बाद जो 234E की फी है वो भर दो, उसके बाद 1 महीने के अंदर आपको रिटर्न भरना पड़ेगा। पहले ये 1 साल था, फाइनेंस एक्ट 2024 ने इसको अमेंडमेंट करके कितना कर दिया? मात्र 1 महीने के अंदर आपको इसका रिटर्न भरना पड़ेगा, तो ही आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, ना चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। टीडीएस हो गया हमारा, अब हम लोग बढ़ते हैं टीसीएस की तरफ, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अब टीसीएस में देखो 5 कैटेगरी है, यहां पर कोई 25 सेक्शन नहीं है टीडीएस जैसे, सिर्फ पांच कैटेगरी है। ये 5 कैटेगरी में अगर आप आते हो तो आपको टीसीएस कलेक्ट करना मैंडेटरी हो जाएगा। ठीक है, अब टीसीएस में जो सेलर होता है ना, वो टीसीएस कलेक्ट करता है। टीडीएस में क्या होता है, जो पैसा देता है ना वो डिडक्ट करता है, और यहां पर जो पैसा लेता है ना वो कलेक्ट करता है। ठीक है, तो ये सीधा उल्टा सिस्टम है पूरा का पूरा। ठीक है, अब सबसे पहला टीसीएस का सेक्शन कौन सा है? 206C सबसेक्शन 1। यहां पर सेलर कौन है? सेलर कौन है वो मैं आपको बताता हूं, बायर कौन है मैं आपको बताता हूं। सेलर यहां पर टीसीएस कलेक्ट करेगा। देखो मुंह से गलती से टीडीएस निकलेगा तो माफ कर देना, क्योंकि हम लोग घड़ी घड़ी टीडीएस दिन भर बोलते रहते हैं, फिर अचानक से टीसीएस बोलना पड़ता है, तो मुंह में टीसीएस एक दूसरे को रिप्लेस करते रहता है। बट एग्जाम में ऐसे नहीं करना, बहुत केयरफुल रहना। तो यहां पर सेलर आपका टीसीएस कलेक्ट करेगा। कब कलेक्ट करेगा? एट द टाइम ऑफ डेबिटिंग और एट द टाइम ऑफ रिसीट, विच एवर इज अर्लियर। डेबिट करते समय या रिसीट करते समय, विच एवर इज अर्लियर। जैसे टीडीएस में पेमेंट और क्रेडिट था, वैसे यहां पर डेबिट और रिसीट, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, कलेक्ट फ्रॉम द बायर, क्या कलेक्ट करो? टीसीएस कलेक्ट करो। कितना कलेक्ट करो? अब सबसे पहले यहां पर सेलर कौन होगा, बायर कौन होगा, वो हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं। ठीक है, पहले कौन कौन से आइटम के ऊपर टीसीएस कलेक्ट होता है? अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे 1% टीसीएस, टेंडू लीव्स पे 5% टीसीएस, टिम्बर ऑब्टेन अंडर अ फॉरेस्ट लीज उस पे 2.5% टीसीएस, टिम्बर ऑब्टेन बाय एनी मोड अदर देन अ फॉरेस्ट लीज उस पे भी 2.5%, एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस नॉट बीइंग टिम्बर और टेंडू लीव्स उस पे भी 2.5%, स्क्रैप के ऊपर 1%, और मिनरल 3 मिनरल कोल, लिग्नाइट और आयरन ओर, ये 3 किस्म के मिनरल पे 1% टीसीएस कलेक्ट होगा। तो टोटल इस पहले कैटेगरी के अंदर कितने टीसीएस है? 7 टीसीएस है, 7 आइटम्स पे टीसीएस लगता है। ठीक है, अब यहां पर सेलर कौन होगा? सेलर कोई भी हो सकता है, कोई भी, लेकिन सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ को रिलैक्सेशन दिया है, सेलर बाकी कोई भी हो सकता है। इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में गवर्नमेंट ने बोला है कि पिछले साल का अगर टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है तो ही सेलर टीसीएस कलेक्ट करेगा, और प्रोफेशन के केस में 50 लाख से ज्यादा है तो ही सेलर टीसीएस कलेक्ट करेगा, अदरवाइज सेलर टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब बाकी सब सेलर में सब कवर्ड है। ठीक है, अब बायर में कौन आता है? बायर में सब लोग आएंगे, सब बायर है, कोई भी किस्म का बायर है। कुछ लोगों को बायर के डेफिनेशन से बाहर कर दिया है। अगर पब्लिक सेक्टर कंपनी को ये सब प्रोडक्ट बेचते हैं ऊपर वाले, तो नो टीसीएस। सेंट्रल गवर्नमेंट को बेचते हो नो टीसीएस, स्टेट गवर्नमेंट को बेचते हो नो टीसीएस, क्लब को बेचते हो नो टीसीएस, एम्बेसी को बेचते हो नो टीसीएस, हाई कमीशन, लेगेशन, ये सब एम्बेसी वाले लोग हैं, इनको सबको बेचोगे तो नो टीसीएस। ठीक है, या अगर बायर को पर्सनल कंजम्पशन के लिए बेचते हो तो नो टीसीएस। ये सारी चीजें अगर बायर के पर्सनल कंजम्पशन के लिए अगर बेच रहे हो तो टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा। तो सेलर कौन है बता दिया, बायर कौन है बता दिया, कब टीसीएस कलेक्ट होगा, डेबिट और रिसीट विचएवर इज अर्लियर वो भी बता दिया, कौन कौन से आइटम पे टीसीएस कलेक्ट होगा वो भी बता दिया। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया हूं। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब कुछ लोगों को यहां पर भी रिलैक्सेशन है। अगर सामने वाला बायर क्या है, सामने वाला बायर अगर रेजिडेंट है और वो डिक्लेरेशन देता है कि भाई मैं ये सारे गुड्स खरीद के मैन्युफैक्चर करूंगा, या मैं सारे गुड्स खरीद के पावर जनरेशन करूंगा, मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा, मैं मैन्युफैक्चर करूंगा या पावर जनरेशन करूंगा, मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा, मैं मैन्युफैक्चर करूंगा या पावर जनरेशन करूंगा, मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा, तो उस केस में बायर को क्या करना पड़ेगा? बायर को उस केस में सेलर को उसका टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है। इसका 194Q में भी कुछ लिंक है, 194Q में आगे जाकर मैं वो लिंक करके आपको बताता हूं। ठीक है, तो ये क्या रिलैक्सेशन था? अगर बायर बोलता है, डिक्लेरेशन देता है, बायर रेजिडेंट है, बायर डिक्लेरेशन दे रहा है कि भाई मैं मैन्युफैक्चर करूंगा, मैं पावर जनरेशन करूंगा, मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा इन प्रोडक्ट्स को खरीद के बेचूंगा नहीं, मैं तो मैन्युफैक्चर करूंगा, बिजली बनाऊंगा, पावर जनरेशन करूंगा, तो उसे टीसीएस मत लो। ठीक है, ये आपका पहला कैटेगरी है। दूसरा कैटेगरी 2, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, इसके अंदर ना कुछ सर्विस आप दे रहे हो। क्या दे रहे हो? आप कुछ लीज पर दे रहे हो किसी को। क्या लीज पे दे रहे हो? 4 चीज लीज पर दे रहे हो। आप किसी को पार्किंग लॉट लीज पे दे रहे हो, टोल प्लाजा लीज पे दे रहे हो, क्वेरी लीज पर दे रहे हो, या माइन लीज पर दे रहे हो। ठीक है, क्वेरी क्या होती है? खदान, जिसे खदान बोला जाता है, वो क्वेरी होती है। किसको लीज पे दे रहे हो? किसी को भी लीज पे दे रहे हो, सिर्फ पब्लिक सेक्टर कंपनी को छोड़कर। पब्लिक सेक्टर कंपनी को छोड़कर अगर किसी को भी आप ये सारी चीजें लीज पे दे रहे हो तो आपको टीसीएस कलेक्ट करना है। कब कलेक्ट करना है? एट द टाइम ऑफ डेबिट और रिसीट विचएवर अर्लियर, जो भी पहले होगा तब टीसीएस कलेक्ट करना है 2%। ठीक है, कितना कलेक्ट करना है? 2% टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब तीसरे प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रोडक्ट क्या है? मोटर व्हीकल, मोटर कार एक्सेट्रा।
अगर आप 10 लाख से ज्यादा का कार बेचते हो, मोटर व्हीकल बेचते हो, कार नहीं बस भी आ सकता है, ट्रक भी आ सकता है, 10 लाख से ज्यादा का कार बेचते हो किसी को, तो यहां पर रिसीट बेसिस पे कलेक्ट करना है। क्रेडिट, डेबिट और रिसीट विचेवर इज अर्लियर नहीं है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ रिसीट बेसिस पर आपको 1% टीसीएस कलेक्ट करना है ऑन एक्स शोरूम प्राइस। एक्स शोरूम प्राइस मतलब क्या होता है, जो प्राइस प्लस जीएसटी है, प्राइस प्लस जीएसटी के ऊपर आपको 1% टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। तो कौन कलेक्ट करेगा? सेलर ऑफ द मोटर व्हीकल। कितने की मोटर व्हीकल होनी चाहिए? 10 लाख से ज्यादा की मोटर व्हीकल होना चाहिए। एग्जैक्ट 10 लाख होगा तो टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा। कब कलेक्ट होगा? रिसीट बेसिस पे कलेक्ट होगा। जब आप रिसीट करोगे पैसा तब आपको कलेक्ट करना है 1% टीसीएस और गवर्नमेंट को भरना है, ठीक है। अब कुछ लोगों के लिए सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। अगर मैन्युफैक्चरर डीलर को कार बेच रहा है तो एप्लीकेबल नहीं है, मतलब मैन्युफैक्चरर डीलर को बेचेगा तो एप्लीकेबल नहीं है, डीलर अगर अल्टीमेट कस्टमर को बेच रहा है तो ही एप्लीकेबल है, अदरवाइज ये एप्लीकेबल नहीं है ये सेक्शन, ठीक है। ये चीज दिमाग में रखना। सेकंड, इंडिविजुअल कार का वैल्यू 10 लाख रुपए से ज्यादा होना चाहिए तो ये सेक्शन एप्लीकेबल है। मिसाल के तौर पर मैं शोरूम में गया और मैंने 8 लाख की 8 गाड़ी खरीद ली, टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल कार की वैल्यू 10 लाख से ज्यादा नहीं है। इंडिविजुअल कार की वैल्यू 10 लाख से ज्यादा होगा तो ही टीसीएस एप्लीकेबल है, अदरवाइज टीसीएस एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन, कुछ लोगों के लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। जैसे अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट को बेच रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट को बेच रहे हो, एम्बेसी वाले को बेच रहे हो, हाई कमीशन, लेगेशन, लोकल अथॉरिटी को बेच रहे हो, म्युनिसिपैलिटी अथॉरिटी उनको बेच रहे हो, या पब्लिक सेक्टर कंपनी को बेच रहे हो जिसका काम ही है पैसेंजर को कैरी करने का, पैसेंजर्स कैरी करने का, गवर्नमेंट बसेस वालों को बेच रहे हो एक्सेट्रा, वो पब्लिक सेक्टर कंपनी होती है जो लोगों को क्या करवाती है, एक जगह से दूसरी जगह छोड़ती है, पैसेंजर बिजनेस ऑफ कैरिंग पैसेंजर, उनको बेच रहे हो तो नो टीसीएस, ठीक है। अब 1 जनवरी 2025 में इसमें अमेंडमेंट आया, गवर्नमेंट ने बोला इसमें हम कुछ और नोटिफाइड गुड्स, लग्जरी गुड्स को नोटिफाई करेंगे जिनकी वैल्यू 10 लाख से ज्यादा है तो आपको टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। 10 लाख से ज्यादा कोई और लग्जरी गुड्स गवर्नमेंट यहां पर नोटिफाई कर सकती है, अब तक नोटिफाई नहीं किया है इसलिए मुझे नहीं पता इसमें क्या आएगा, लेकिन मैं अनुमान लगा सकता हूं कि इसमें आ सकता है वॉचेस आ सकती है, वॉचेस, घड़ियां आ सकती है, ठीक है। साथ साथ में और सर इसमें बैग आ सकते हैं, महंगे महंगे बैग्स आते हैं आजकल, ठीक है। घड़ी आ सकती है, बैग्स आ सकते हैं, जेट प्लेन आ सकता है, हेलीकॉप्टर आ सकता है, ये सारी चीजें इसमें आ सकती है नोटिफाइड गुड्स के अंदर, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलो देखते हैं अभी इसमें गवर्नमेंट जब लाएगी तब बात करेंगे, अभी फिलहाल तो उस पर बात करके कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर आप इंडिया के बाहर पैसा रेमिट करते हो या अगर आप इंडिया के बाहर घूमने जाते हो ओवरसीज टूर पैकेज और प्रोग्राम के लिए तो आपका टीसीएस यहां पर कलेक्ट होगा। कौन कलेक्ट करेगा? जो आपसे पैसा ले रहा है वो कलेक्ट करेगा, और क्या। अब इसमें मल्टीपल सिचुएशन है, जरा ध्यान से सुनना। 206C सबसेक्शन 1G, अगर आप एजुकेशन के लिए इंडिया के किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेकर बाहर भेजते हो, आपने इंडिया के बाहर पैसे भेजना है, उसके लिए आपने इंडिया की किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेकर पैसा बाहर भेजा है तो 7 लाख रुपए तक नो टीसीएस, उसके ऊपर मात्र 0.5% का टीसीएस लगेगा, सिर्फ 0.5%, ठीक है। अब सेकंड, अगर आप फिर से एजुकेशन के लिए भेजते हो अदर देन गिवन अबाउ, मतलब लोन लेकर नहीं भेज रहे हो, अपनी खुद के जेब से भेज रहे हो एजुकेशन के लिए या मेडिकल के लिए भेज रहे हो, तो 7 लाख रुपए तक कोई भी आपको टीसीएस नहीं लगेगा, 7 लाख रुपए के ऊपर 5% का टीसीएस लग जाएगा, ठीक है। तो अगर एजुकेशन के लिए लोन लेकर भेजोगे इंडिया के इंस्टीट्यूशन से तो 0.5% है, और अगर अपनी जेब से पैसा भेज रहे हो एजुकेशन के लिए तो 5% टीसीएस है। नेक्स्ट, मेडिकल के लिए भी 7 लाख तक माफ, उसके ऊपर 5%। उसके अलावा बाकी सारे केस में, इन दोनों को छोड़कर बाकी कोई भी केस में अगर पैसा इंडिया के बाहर भेजोगे तो 7 लाख रुपए तक माफ, उसके ऊपर 20% टीसीएस लग जाएगा डायरेक्टली आपका, कितना? 20%। और ओवरसीज टूर पैकेज प्रोग्राम में तो कोई माफी नहीं है, इसमें 7 लाख का एग्जेम्पशन मिलता भी नहीं है आपको, इसमें डायरेक्टली 7 लाख रुपए तक 5% है और उसके ऊपर 20% है, तो इसमें आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं है, 7 लाख रुपए तक 5%, उसके ऊपर डायरेक्टली 20% का टीसीएस कलेक्ट होगा। अब जरा ध्यान से देखना बोर्ड पे मैं क्या करने जा रहा हूं। ये पहले जो 3 केस है ना, इनके लिए एग्रीगेट मिलाकर 7 लाख है और इसका जो 7 लाख है ना वो सेपरेट है, ठीक है। ये चीज दिमाग में रखना, ये पहले 3 केस का एग्रीगेट मिलाकर 7 लाख रुपया है, एग्रीगेट 7 लाख रुपया है। वो एग्रीगेट भी कैसे काउंट करते हैं वो भी मैं बताता हूं अभी आपको थोड़ी देर के अंदर। अब नेक्स्ट वन, टीसीएस कब कलेक्ट होगा सर? यहां पर डेबिट और रिसीट विचएवर इज अर्लियर, पहले वाले सेक्शन की तरह। अच्छा सर, मैं फॉरेन कंट्री में जाकर इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड अगर स्वाइप करता हूं तो क्या उस पर भी टीसीएस आएगा? उस पर टीसीएस नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। फॉरेन कंट्री में जाकर इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड अगर आपने स्वाइप किया तो उसके लिए टीसीएस इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। नेक्स्ट वन, नो टीसीएस टू बी कलेक्टेड बाय ऑथराइज्ड डीलर, ऑथराइज्ड डीलर आपका टीसीएस नहीं कलेक्ट करेगा इफ सेलर हैज ऑलरेडी कलेक्टेड द टीसीएस। चलो ठीक है। नेक्स्ट वाला पॉइंट मैं आपको थोड़ी देर बाद समझा पाऊंगा। कब समझा पाऊंगा? जब मैं आपको 194Q और 206C1 समझाऊंगा तभी समझा पाऊंगा। द प्रोविजन shall not apply if the buyer is liable to deduct TDS and has deducted such amount। मान लो मैं एक कंपनी हूं, मुझे इंडिया के बाहर मेरे एम्प्लॉयज लोगों को भेजना है, तो एक टूर ऑपरेटर को मैंने कुछ पैसा दिया और उसको पैसा देते समय मैंने उसका 194C में टीडीएस काट लिया। तो अगर बायर ने 194C में टीडीएस काट लिया है तो फिर सेलर को उसके ऊपर टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वन, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, वही पुरानी घिसी पिटी लिस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इन सब लोगों को अगर आप लोकल अथॉरिटी, एनी अदर नोटिफाइड पर्सन, इन सब लोगों को अगर आप सर्विस देते हो तो उस पर भी टीसीएस नहीं आएगा।
सिमिलरली अगर कोई नॉन रेसिडेंट इंडिया में विजिट करने आता है, नॉन रेसिडेंट भारत में क्या करने आ रहा है, विजिट करने आ रहा है, तो उससे भी आप टीसीएस नहीं लोगे, नहीं लोगे, नहीं लोगे। फिर मैंने आपको बताया था जो 7 लाख की कंबाइंड लिमिट है, ये 7 लाख की एजुकेशन के लिए, मेडिकल और अदर केसेस के लिए कंबाइंड 7 लाख की लिमिट है। और ये भी कैसे काउंट किया जाता है, बैंक के पर्सपेक्टिव से नहीं काउंट किया जाएगा, रेमिटर के पर्सपेक्टिव से काउंट किया जाएगा। मिसाल के तौर पर पहले अगर आपने 7 लाख रुपया एचडीएफसी बैंक से ट्रांसफर कर दिया, अब आप चालाकी करके आईसीआईसीआई बैंक के पास जाओगे और 7 लाख रुपया ट्रांसफर करने, तो आपको 7 लाख रुपए का एग्जेम्पशन वापस से नहीं मिलेगा। वो जो एचडीएफसी में ट्रांसफर किया था ना, वो 7 लाख रुपया समझने का कि आपका 7 लाख रुपए का एग्जेम्पशन एग्जॉस्ट हो गया। अब आप एक बूटी कौड़ी भी अगर इंडिया के बाहर अगर किसी भी बैंक से ट्रांसफर करवाओगे, तो वो रिस्पेक्टिव बैंक को आपसे टीसीएस कलेक्ट करना मैंडेटरी हो जाएगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब आखिर में कुछ एक दो चीजें बोली गई है कि मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए सर पैसा भेजोगे तो सर वो लिमिट अलग है ना? हाँ अलग है सर। मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या आएगा, तो मेडिकल ट्रीटमेंट में आएगा अगर टिकट परचेज कर रहे हो पेशेंट के लिए, या उसके साथ जो उसके एक अटेंडेंट का टिकट परचेज कर रहे हो, उसका मेडिकल एक्सपेंस, वहां पर रहने के डे टू डे खर्चे, वो सब मेडिकल एक्सपेंस में आ जाएगा। सर एजुकेशन पर्पस के लिए भी लिमिट अलग है, रेट अलग है। हाँ, तो उसमें क्या क्या आएगा, बच्चे की परचेज ऑफ टिकट्स, ट्यूशन फीस, उसकी वहां पर डे टू डे रहने का खर्चा, ये सारी चीजें आ जाएगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर ओवरसीज टूर पैकेज प्रोग्राम से बचना चाहते हो तो पैकेज मत लो, सिंगल लो। आप टिकट अलग से खरीदो, आप होटल अलग से खरीदो, आप सर्विसेज अलग से खरीदो, आप कैब अलग से बुक करो, सब कुछ अलग से लो, तो आपको फिर ओवरसीज टूर पैकेज और प्रोग्राम का टीसीएस नहीं लगेगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एंड लास्ट सेक्शन बट नॉट लीस्ट, 2061H, ये क्या बोलता है, अगर आप एक सेलर हो जिसका पिछले साल का बिजनेस का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, सेलर का पिछले साल का बिजनेस का टर्नओवर, सेलर कौन है, जिसका पिछले साल का बिजनेस का टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा होना चाहिए, एंड डज नॉट इंक्लूड ए पर्सन एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई। कुछ सेलर को गवर्नमेंट ने यहां से बाहर कर दिया है। अगर आप किसी बायर को गुड्स बेचते हो, बायर कौन होगा, जो गुड्स खरीदता है, सर्विस नहीं। लेकिन बायर में से भी कुछ लोगों को बाहर कर दिया है, वही पुराने घिसे पिटे लोगों को, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी, हाई कमीशन, लेगेशन कमीशन, ट्रेड रिप्रेजेंटेशन, लोकल अथॉरिटी, या कोई और नोटिफाइड पर्सन, एक ऐसा नॉन रेसिडेंट जिसका इंडिया में कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है। परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट मतलब जिसका इंडिया में कोई ब्रांच नहीं है, तो ऐसे बाहर को गवर्नमेंट ने यहां से बाहर कर दिया है। तो सेलर कौन है, जिसका पिछले साल का बिजनेस का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है। बायर कौन है, जो गुड्स खरीदता है। कुछ बायर को गवर्नमेंट ने बाहर कर दिया है। और अगर आप बायर को 50 लाख से ज्यादा का गुड्स बेचते हो पूरे साल में, कितने से ज्यादा, 50 लाख से ज्यादा का गुड्स बेचते हो, बायर में से और 4 लोगों को गवर्नमेंट ने बाहर कर दिया है। अगर गुड्स एक्सपोर्ट करते हो तो फिर टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा। और अगर 2061 में अगर आपके गुड्स कवर्ड है, या 1F में कवर्ड है मोटर व्हीकल वाला, या 1G में कवर्ड है आपका ऑथराइज्ड डीलर वाला, तो फिर आपको यहां पर आने की जरूरत नहीं है। तो ये 4 लोगों को छोड़कर बाकी सब लोग यहां पर आ जाएंगे। 4 लोग कौन है, अगर गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो तो यहां पर 1H में नहीं आएगा। उसके बाद गुड्स वो 7 आइटम्स है, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, 1F मोटर व्हीकल, और 1G वाला ओटीपीपी, और वो जो आपका दूसरा इंडिया के बाहर रेमिटेंस करते हो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंदर। ये सारी चीजें छोड़कर अगर आप कोई भी सामान बेचते हो तो सेलर को टीसीएस कलेक्ट करना है कितना, 0.1% रिसीट पे, रिसीट या डेबिट विचएवर अर्लियर नहीं है, रिसीट पे करना है, इन एक्सेस ऑफ 50 लाख रुपीस। 50 लाख से ज्यादा सामान बेचोगे तो आपको टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मान लो मैं सेलर हूं। सेलर कौन होता है, जिसका पिछले साल का बिजनेस का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। मान लो आप बायर हो। बायर कौन होता है, जो बायर गुड्स खरीदता है। लेकिन कैसे गुड्स खरीदता है, ये जो 4 मैंने आइटम बोला उसको छोड़कर कुछ 5वां आइटम खरीदता है। तो अब मैंने अगर आपको 70 लाख रुपए का सामान बेचा तो मैं टीसीएस कलेक्ट करूंगा कितने पे, पूरे 70 लाख पे नहीं, एक्सेस अमाउंट पे, ओनली 20 लाख पे 0.1%। ठीक है, सिर्फ 20 लाख पे 0.1% का टीसीएस कलेक्ट करना होगा। अब सामने वाला अगर पैन नहीं देगा तो, जनरली टीसीएस में अगर सामने वाला पैन नहीं देता है ना, बोर्ड पे देखो जरा, जनरली टीसीएस में अगर सामने वाला पैन नहीं देता है ना, तो मुझे कितना टीसीएस काटना होता है पता है, ट्वाइस द रेट ऑफ 5% व्हिचएवर इज हायर, ट्वाइस द रेट ऑफ 5% व्हिचएवर इज हायर। जैसे सामने वाला टीडीएस में पैन नहीं देगा तो क्या करते हैं हम लोग, टीडीएस में पैन नहीं देगा तो हम लोग क्या करते हैं, 20% काटते कि नहीं काटते। वैसे यहां पर क्या है, ट्वाइस द रेट ऑफ 5%। लेकिन 1H के केस में गवर्नमेंट ने बोला नो 5% नहीं, 5% बहुत ज्यादा हो जाएगा, इट इज ट्वाइस द रेट और 1%। ठीक है, तो 1H के केस में इट इज ट्वाइस द रेट और 1% व्हिचएवर इज हायर। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ नेक्स्ट वाला पॉइंट तो मैं अभी आपको समझा नहीं पाऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा जब मैं आपको 194Q अभी पढ़ाऊंगा थोड़ी देर बाद। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला, जब आप किसी को गुड्स बेच रहे हो तो सेल्स रिटर्न कर रहे हो तो उसका एडजस्टमेंट मत करना, डिस्काउंट का भी एडजस्टमेंट मत करना, इंडायरेक्ट टैक्स का भी एडजस्टमेंट मत करना, मतलब जीएसटी वीएसटी सब इंक्लूड करके टीसीएस कलेक्ट करना होता है। हमेशा याद रखना, टीडीएस काटते समय जीएसटी इंक्लूड नहीं करना है, लेकिन टीसीएस कलेक्ट करते समय जीएसटी इंक्लूड करके टीसीएस कलेक्ट करना है, ये चीज हमेशा याद रखना। ठीक है, उसी तरीके से अगर कोई नॉन रेसिडेंट फ्लाइट वाला एयरलाइन कंपनी भारत में आता है और फ्यूल भरवाता है अपने इंडिया के एयरपोर्ट पे, इंडिया के भारत के एयरपोर्ट पे फ्यूल भरवाता है, तो फिर उस केस में उसके फ्यूल के ऊपर क्या करना पड़ेगा, आपको
टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है, वहां पर गवर्नमेंट ने माफ कर दिया है, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर कोई मोटर व्हीकल 1F में नहीं कवर्ड है, कहां नहीं कवर्ड है, 1F में नहीं कवर्ड है, तो उसको 1H में लाना पड़ेगा। 1F में क्या नहीं कवर्ड है, अगर मैन्युफैक्चरर डीलर को बेचेगा तो याद करो 1F में कवर्ड नहीं है, तो वो 1H में आ जाएगा। उसी तरीके से अगर डीलर 8 लाख रुपए की 8 गाड़ियां बेचता है तो वो टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 1F के अंदर 10 लाख से ज्यादा व्हीकल का वैल्यू होना चाहिए, यहां पर 10 लाख से ज्यादा व्हीकल का वैल्यू है ही नहीं, यहां तो 8 लाख रुपए है, लेकिन यहां पर 1H के अंदर उसका टीसीएस कलेक्ट होगा, ये बोलना चाहता है गवर्नमेंट यहां पर, ठीक है। अब मैं आता हूं कहां पर, जो मैंने सेक्शन पहले छोड़ा था, अब वो सेंस बनेगा इस सेक्शन को करने का। 194Q के अंदर टीडीएस काटना होगा। कौन काटेगा? बायर टीडीएस काटेगा। कैसा बायर? जिसका पिछले साल का बिजनेस का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, वैसा बायर। और सेलर कौन होगा? सेलर होगा रेजिडेंट सेलर, रेजिडेंट सेलर, रेजिडेंट सेलर। टीडीएस कौन काटेगा? क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले होगा उस पर टीडीएस काटा जाएगा। कितना काटा जाएगा? 0.1% इन एक्सेस ऑफ 50 लाख रुपीज। पैन नहीं देंगे तो 5%। याद करो 194Q में 20% नहीं लगता है, सिर्फ 5%। तो देखो अब आपको लगेगा कि तो लड़ाई हो रही है सर, वहां पर भी 19206 1H में सेलर टीसीएस कलेक्ट कर रहा है, यहां पर बायर टीडीएस डिडक्ट कर रहा है, क्या नाटक है सर? सर ये लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? तो देखो जरा कुछ केसेस में अभी आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। टीडीएस इज नॉट डिडक्टेबल, not required to be deducted under 194Q if TDS is deductible under any other section। अगर TDS किसी और सेक्शन में डिडक्टेबल है तो फिर यहां काटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा, मैं आपको सिंपल चीज बताता हूं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अगर 194Q और 206C 1H की लड़ाई होती है ना, और 94Q मतलब सेलर का टर्नओवर भी 10 करोड़ से ज्यादा है, बायर का भी ज्यादा है, तो फिर कौन टीडीएस कलेक्ट करेगा? कौन टीसीएस कलेक्ट करेगा? तो फिर टीडीएस कलेक्ट करो, ठीक है, टीडीएस। और अगर 206C1 जो पहला टीसीएस था, 1F जो मोटर व्हीकल है, और 1G जो क्या है आपका, वो जो ओवरसीज पैसा बेचते हो आप, या ओवरसीज टूर पैकेज प्रोग्राम, उसके और 194Q के बीच में लड़ाई हो जाती है, तो फिर टीसीएस जीत जाएगा। कौन जीत जाएगा? जिधर ग्रेटर साइन है वो जीत जाएगा, ठीक है। बस इतना दिमाग में रखना, उससे ज्यादा आपको दिमाग में रखने की जरूरत नहीं। कौन जीत जाएगा? टीसीएस जीत जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो 1H और 194Q के बीच में कौन जीतेगा? 194Q। और 194Q और टीसीएस के जो ऊपर वाले सेक्शन थे उसके बीच में लड़ाई होती तो कौन जीतेगा? टीसीएस जीत जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब 1 अक्टूबर से गवर्नमेंट ने 194Q को भी सेक्शन 197 में डाल दिया है। 197 क्या था? लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट के लिए आप असेसिंग ऑफिसर के पास जा सकते हो। अगर सेलर चाहे तो सेलर जा सकता है असेसिंग ऑफिसर के पास, उसको जाकर बोल सकता है मेरी बहुत ज्यादा इनकम नहीं है, मेरा टीडीएस मत कटवाओ, तो फिर असेसिंग ऑफिसर उसको क्या देगा? लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट, और फिर उसका टीडीएस नहीं कटेगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ वन लास्ट थिंग, एक मास्टर सेक्शन है यहां पर, वो देखना पड़ेगा। उसके बाद हमारा टीडीएस का चैप्टर कॉम्प्रिहेंसिवली मैंने आप लोगों को रिवाइज करा दिया। अब यहां पर मास्टर सेक्शन क्या है? 206AB 206CC है। अगर सामने वाले बंदे ने टीडीएस के केस में पेई ने, और टीसीएस के केस में बायर ने, टीडीएस के केस में पेई ने और टीसीएस के केस में बायर ने, सामने वाला मतलब जिसका टैक्स आप काट रहे हो या जिसका टैक्स आप कलेक्ट कर रहे हो, अगर सामने वाले ने पिछले साल का रिटर्न नहीं भरा है, कंडीशन नंबर 1, और सामने वाले का पिछले साल का टीडीएस और टीसीएस 50,000 या उससे ज्यादा है, अगर ये दो कंडीशन फुलफिल होती है, सामने वाले ने पिछले साल का रिटर्न नहीं भरा है और सामने वाले का पिछले साल का टीडीएस और टीसीएस 50,000 या उससे ज्यादा है, तो फिर आपको क्या करना है? तो फिर आपको टीडीएस काटना है। कितना? ट्वाइस द रेट, जो रेट होगा उससे डबल या 5% विच एवर इज हायर, जो रेट होगा उससे डबल और 5% विच एवर इज हायर। अच्छा ऐसे करना पड़ेगा? यस। क्या बात कर रहे हो सर? यस। और फिर चेक करना पड़ेगा सामने वाले ने पैन दिया है कि नहीं दिया है, और फिर उसको 20% से कंपेयर करना पड़ेगा टीडीएस में, और टीसीएस में 5% से कंपेयर करके चेक करना पड़ेगा विच एवर इज हायर। मिसाल के तौर पर मैं कॉन्ट्रैक्ट का टीडीएस काट रहा हूं, तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? सामने वाला इंडिविजुअल एचयूएफ है तो मुझे 1% काटना है। अब सामने वाले ने ये कंडीशन वायलेट कर दिया जो यहां लिखी है, पिछले साल का टीडीएस टीसीएस 50,000 से ज्यादा है, पिछले साल का रिटर्न नहीं भरा, तो फिर मुझे ट्वाइस द रेट, 1% का ट्वाइस कितना होता है? 2%, कंपेयर विद 5%, विच एवर इज हायर, 5% हो गया। अब उससे मैं और एक सवाल पूछूंगा, आपने पैन दिया क्या? बोलेगा पैन भी नहीं दिया, तो अब 20%। समझ आया? तो पहले ये रेट को क्या करना पड़ेगा? ट्वाइस करके रिवाइज करना पड़ेगा, और फिर चेक करना पड़ेगा पैन दिया कि नहीं दिया। पैन नहीं दिया है तो डबल करना पड़ेगा, सॉरी पैन नहीं दिया तो 20% करना पड़ेगा, और टीसीएस के केस में 5% करना पड़ेगा। आई होप इट इज क्लियर। अब ये सेक्शन कुछ लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, कुछ लोगों के लिए ये सब डबल करने की जरूरत नहीं है। सब किसके लिए? 192 सैलरी वालों के लिए, 192A पीएफ वालों के लिए, लॉटरी वालों के लिए, ऑनलाइन गेम्स वालों के लिए, हॉर्स रेस वालों के लिए, 194IA इमूवेबल प्रॉपर्टी वालों के लिए, 194IB रेंट वालों के लिए, 194LBC ये आपके सिलेबस में नहीं है, छोड़ दो उसको। 194M जो वो 50 लाख रुपए वाला था ना, जो सी में नहीं आता, एच में नहीं आता, जे में नहीं आता है, वो एम में आएगा। 194N बैंक से जाकर अगर पैसा विड्रॉ कर रहे हो तो कैश विड्रॉल के लिए, ठीक है। तो इन सब सेक्शंस के लिए अंदर आपको ये सब चेक नहीं करना है, ये प्रोविजन उनके लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। प्लस कुछ और लोगों के लिए एप्लीकेबल भी नहीं है। द सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ ए नॉन रेजिडेंट पेई नॉट हैविंग परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया।
तो अगर नॉन रेसिडेंट का इंडिया में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, मतलब नॉन रेसिडेंट का इंडिया में ब्रांच नहीं है, ऑफिस नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, ऐसे कोई फिक्स प्लेस नहीं है, तो उनके लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। प्लस ऐसा अससी जिसके लिए कोई रिटर्न भरना मैंडेटरी नहीं है, जिसको गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, किसको नोटिफाई की है, आरबीआई को नोटिफाई की है, तो आरबीआई को भी इस सेक्शन से गवर्नमेंट ने बाहर निकाल दिया। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक एक्सरसाइज किया, होमवर्क किया मैंने आप लोगों के लिए कि कौन कौन से सेक्शन में टीडीएस पेमेंट बेसिस पे कटता है। तो ये सारे सेक्शन है जिसमें टीडीएस पेमेंट बेसिस पे कटता है। इसके अलावा बाकी सारे सेक्शन में टीडीएस पेमेंट और क्रेडिट विचएवर इज अर्लियर। कौन कौन से सेक्शन है जिसमें टीसीएस रिसीट बेसिस पे कटता है, तो ये दो सेक्शन है जिसमें टीसीएस रिसीट बेसिस पे कटता है। इसके अलावा सारे सेक्शन में टीसीएस रिसीट और डेबिट विचएवर इज अर्लियर वो बेसिस पे कटता है। तो यहां जाकर हमने अपना टीडीएस टीसीएस का रिवीजन खत्म कर दिया है। अब ऑनेस्टली अगर आप मुझे बोलो तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के रिवीजन हो चुके हैं। अब चिंदी चिंदी टॉपिक छोटे मोटे पड़े हुए हैं, वो भी मैं एक एक करके डाल दूंगा, थोड़ा सा समय देना मुझे बस। लेकिन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 50 में से 40 मार्क का पेपर आने वाला है उसके सारे टॉपिक्स मैंने डाल दिए, जैसे आपका पीजीपीपी, कैपिटल गेन्स, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, रेजिडेंशियल स्टेटस और अभी इतना बड़ा टॉपिक टीडीएस टीसीएस, ये सारे रिवीजन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और अगला रिवीजन वीडियो कौन सा देखना चाहते हो जल्दी से नीचे कमेंट करके बताओ, क्योंकि अभी मैं जल्दी आप लोगों के लिए एमसीक्यू का वीडियो भी डालने वाला हूं जो आईसीआई ने आप लोगों के लिए रिलीज किया है। वो एमसीक्यू वीडियो मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला हूं। ठीक है।